आपके लिए डिटेक्टिव की परिभाषा क्या है? डिटेक्टिव होने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए जिसके अंदर ग्रीड ना हो पैसे की। 3 चीज़ें, जैसे एक इमोशन बहुत कंट्रोल में रहना चाहिए, आदमी इमोशनल नहीं हो जाना चाहिए, और एक होता है लॉजिक एंड इंट्यूशन। तीनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। आप तीनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हो, एक केस रिजॉल्व करते हो? नहीं, सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास कोई केस आता है तो हम केस की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। Correct. आपको ये भी देखना है कि आप कोई लॉ तो ब्रेक नहीं कर रहे हैं। आपको ये भी देखना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तीसरी सबसे जरूरी चीज है। अब अगर मैं रिसेंटली के केस की बात करूँ सर आपसे, जैसे अभी सोनम वाला केस हुआ, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें हुई होंगी जो ये स्टेप पे आगे ख़त्म हुआ? दो चीजें हैं इसमें, दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि सोनम और उसके जो साथी हैं वो क्रिमिनल माइंड के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पहले सोनम ने गायब होने का प्लान बनाया, जब वो प्लान काम नहीं किया फिर उन्होंने सोचा कि एक लड़की की लाश लेके आते हैं, उसको मारते हैं और उसको जला देते हैं और फिर हम खुद गायब हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम राजा रघुवंशी है उसको गायब कर देते हैं। तो इसमें सर ये भी होता होगा ना कि एक डिटेक्टिव को अपनी पर्सनल लाइफ भी अपने काम से बहुत अलग रखनी पड़ती होगी, तो उस स्ट्रेस और ट्रॉमा से आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे अलग करते हैं? तो मुझे लगता है कि डिटेक्टिव के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि वो कभी स्ट्रेस में नहीं आता है, वो बड़ा कूल माइंड रहता है। आपको कोई स्टैंड अलोन केस अभी याद है कि मेरी लाइफ में इतना ये सबसे बड़ा केस आया था? वेरी वेलकम सर। थैंक यू। राहुल सर। थैंक सर थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। एक्चुअली सर मेरा ना थोड़ा इंटरेस्ट रहा इन चीज़ों में, ओके। सो आई रियली वांट टू नो एंड आई रियली वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस कि डिटेक्टिव्स का बेसिकली काम क्या होता है। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस उन चीज़ों को लेके, और काफ़ी चीज़ें भी हैं, उनको भी हम क्लियर करेंगे। बट मैं स्टार्टिंग यही से करूँगा कि आपका इंस्पिरेशन क्या था डिटेक्टिव में आने का? जैसे अभी आपने कहा कि लोग डिटेक्टिव्स के बारे में बहुत ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो नेगेटिव होती हैं। तो हम तो नॉवेल्स पढ़ते थे, तो नॉवेल्स में जो नॉवेल्स के पात्र होते थे वो हमें इंस्पायर करते थे कि भाई डिटेक्टिव कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो उनको देख कर के, उनको पढ़ के हम बड़े हुए और कॉलेज में गए। तो कभी विचार नहीं किया था कि डिटेक्टिव बनना है, लेकिन दिल्ली जब करियर बनाने के लिए मैं आया तो मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मैं इसमें काम करूं। तो मुझे मौका मिला तो मैंने स्टार्ट किया। तो जॉब स्टार्ट की मैंने, तो जॉब में मैंने अच्छा काम किया, मुझे मतलब एप्रिशिएशंस मिली और मुझे लगा, खुद को भी एक बार लगता है कि हाँ, हम अच्छा काम कर रहे हैं और समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी ऐसे काम करने चाहिए जो अ, आप उसमें एन्जॉय कर सको काम में, आप उसको जी सको काम को, और आपको लगे कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो समाज के या देश के काम आ रहा है। तो इसीलिए फिर मैंने अपना करियर इसी में चुना। अच्छा लगता है अब। बेसिकली एक इंटेंशन था आपका कि मुझे बस इस चीज़ में करना है। इंटेंशन ये था कि कुछ अच्छा करना है। तो अच्छे के कई पहलू होते हैं, को बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत सारे बच्चे आज की डेट में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो वो कहते हैं जी देश की सेवा करेंगे, आईएएस बन के सेवा करेंगे, आईपीएस बन के सेवा करेंगे, आईआरएस बन के सेवा करेंगे। लेकिन सभी तो बनते नहीं हैं, सब कुछ ना कुछ और करते हैं। तो मेरा भी सपना था कि मैं कुछ और करूं, लेकिन और नहीं कर पाया। तो फिर ये मेरा सेकंड एक ड्रीम था। तो मैंने कहा चलो इस पे काम करते हैं। तो स्टार्टिंग में नहीं सोचा था कि हम मतलब इतना लंबा चलेंगे, इतना अच्छे से काम कर लेंगे और इस तरीके से काम करेंगे, एक अच्छी टीम बना पाएँगे, नेशनल लेवल पे काम कर पाएँगे या इंटरनेशनल लेवल पे काम कर पाएँगे। तो बट आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो जर्नी अच्छी लगती है और लगता है कि हमने उस समय सही फैसला लिया। आज हम यहाँ पे भी हैं तो खुश हैं। लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। जो केसेस हमारे पास आते हैं तो हम उनके ज़रिए समाज की सेवा भी करते हैं और हम देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए भी थोड़ा बहुता योगदान दे पाते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। आप कैसे भी अगर अपने देश के काम आ रहे हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको खुद के लिए अच्छा लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ अपने एंड से,
डजंट मैटर कि आपके बारे में अभी फिलहाल कोई सोच रहा है नहीं सोच रहा है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। बिल्कुल। बट आपके लिए डिटेक्टिव की परिभाषा क्या है, कि मतलब आप कैसे मानते हैं कि एक इंसान इस तरीके से एक डिटेक्टिव मान सकता है कि ये एक डिटेक्टिव है? डिटेक्टिव होने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा इंसान का मतलब ये है, इंसान तो हम सभी हैं। अच्छे इंसान का मतलब है कि जिसके अंदर ग्रीड ना हो पैसे की। देखिए, पैसा सबको चाहिए। जब हम जॉब करते हैं, जब हम कोई बिज़नेस करते हैं, तो हम पैसा कमाते हैं, नो डाउट। बट क्योंकि लोग हमारे पास जो आते हैं, वो हमें अपना डॉक्टर समझते हैं, अपना गॉड समझते हैं, और वी आर जस्ट लाइक अ डॉक्टर। तो वो हम पे छोड़ देते हैं कि आप जैसा कहोगे हम करेंगे। आप जैसा सजेस्ट करोगे, जैसा एडवाइस करोगे, वैसा हम मूव करेंगे, ठीक है? तो वो क्योंकि पेन में होते हैं, विक्टिम होते हैं, और उनको नहीं पता होता कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, हमें उनको गाइड करना है। तो अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं और हम उनको सही से गाइडेंस नहीं देंगे, हम अपनी ग्रीड पहले रखेंगे, या हम सिर्फ पैसे के बारे में सोचेंगे, या सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, या अपने लालच के बारे में सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर हम एज अ डिटेक्टिव अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। उसके वो एक ऐसा ईमानदार इंसान जो अ, म मतलब किसी भी तरीके का आपके पास केस आए, कई बार क्लाइंट आके बोल देता है, जैसे किसी का कोई बच्चा घर से चला गया, गुम गया, अब वो ढूँढ रहा है, पुलिस भी ढूँढ रही है, वो डिटेक्टिव के पास भी आ रहे हैं, किसी तांत्रिक के पास भी जा रहे हैं, और किसी ज्योतिष के पास भी जा रहे हैं, तो डिटेक्टिव भी एक ऑप्शन होता है। तो वो कहते हैं जी पैसा जितना मर्ज़ी खर्च हो गया, हमें ढूँढ के दे दो, ठीक है? तो उस समय आपको बैलेंस करना पड़ता है चीज़ों को। उस समय आपको सोचना पड़ता है कि आप क्या करोगे इसके अंदर? आप क्या वैल्यू ऐड करोगे? क्योंकि उसमें पुलिस भी काम कर रही है, समटाइम क्राइम ब्रांच भी काम करती है, समटाइम ऐसे केसेस जो पुराने हो जाते हैं, वो सीबीआई के पास भी चले जाते हैं। तो बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े ब्रेन्स उस पे लगे हुए हैं। तो आप एज़ अ डिटेक्टिव क्या करोगे जिसमें कि आप उनके अंदर वैल्यू एडिशन कर पाओ? है ना? तो उस समय आपको बहुत सावधानी से काम लेना पड़ता है, ईमानदारी से काम लेना पड़ता है। अपने आप को अंदर झाँक के देखना पड़ता है कि क्या आपके अंदर ऐसी कोई पावर है, क्या आपके अंदर क कोई ऐसी स्किल्स है, जिसकी वजह से आप उस बच्चे को ढूँढ सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो जो अभी तक ना तो पुलिस ने किया है, ना क्राइम ब्रांच ने किया है, ना किसी और ने किया है। तो मुझे लगता है कि मतलब एक स्टैंड आउट करना चाहिए उसमें। जी, जी। स्टैंड आउट करना बहुत शानदार बात कही सर आपने, कि लालच नहीं होना चाहिए इंसान, लायक नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए, ग्रीड नहीं। क्योंकि इससे एक बात यही है कि अगर आप में लालच है, तो आप सामने वाले को पहले रिजॉल्विंग मैटर से नहीं देखोगे कि उसका मैटर कैसे रिजॉल्व करूँ मैं। आप ये सोचोगे कि कितना लंबा टाइम में ले सकता हूँ मैटर रिजॉल्व करने में, क्योंकि बिल्कुल। उसमें सामने वाला सिर्फ कमाने के लिए सोचेगा। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग सर, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात कही आपने ये। इसके अलावा आपने बताया कि आपने बहुत लंबा करियर रहा सर आपका, आई गेस 90s से आप डिटेक्टिव में उसमें। मैं दिल्ली आया था 95 में, तो 95 से ही मैं काम कर रहा हूँ, और 5-6 साल मैंने अलग-अलग कंपनीज़ में, इंटरनेशनल डिटेक्टिव एजेंसीज़ में जॉब की, और उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ, अब मैं अपना कुछ शुरू कर सकता हूँ, तो 99 4 सितंबर को मैंने अपना कंपनी स्टार्ट की डिटेक्टिव गुरु के नाम से, जिसका कि लीगल नाम सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा, तो करीब 26 साल हो गए, ये कह सकते हो कंपनी को। 26 साल कंपनी को हो गए, जी। आपको भी सर उससे ज़्यादा ही हो गया। तो मेरे को 27 साल हो गए आपका टोटल। 27 हाँ, साल का मतलब टेक्निकली बाद ही 27 आपने साल हो स्टार्ट गए। कर हाँ दिया। जी, हाँ। दैट इज़ वेरी गुड सर। इसके बीच में आपको कोई स्टैंड अलोन केस अभी याद है कि मेरे लाइफ में इतना ये सबसे बड़ा केस आया था? तो केसेज़ तो बहुत हैं, हम करते ही रहते हैं केसेज़, तो मतलब आप क्या पर्सनल केस जानना चाहेंगे? मेरा सर कॉर्पोरेट केस सिंपल जानना सवाल ये है चाहेंगे? कि जैसे बड़े केसेस होते हैं काफ़ी सारे। जी, जी। अगर मैं एक बहुत पुराना केस उठाऊँ, तो जैसे एक आपने सुना होगा कि एक पूरी फैमिली मर गई थी बुराड़ी केस में। हाँ जी। एक वैसा केस भी होता है कि हुँ, भई हुँ। कि पुलिस तो अलग इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है। हुँ, हुँ। उसमें शायद आपका भी इन्वॉल्वमेंट हुआ हो, जी, जी। या फिर किसी भी डिटेक्टिव का इन्वॉल्वमेंट हुआ हो। अदरवाइज़ जो अभी लेटेस्ट सिनेरियोज़ चल रहे हैं कि भई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अपने हस्बैंड की उन्होंने मर्डर कर दिया, या फिर जेंडर रिवर्स भी हो सकता है उसमें। जी, जी।
ऐसा कोई स्टैंड अलोन केस जो आपको आज भी याद हो कि मतलब ये मेरे दिमाग से नहीं आता, एक ऐसा हॉरिफाइंग इंसिडेंट मैंने देख लिया? देखिए, क्या होता है जनरली कि हमारे पास 2 टाइप से केसेज़ आते हैं। एक शादी से पहले के केसेज़ आते हैं, शादी के बाद के। अगर मैं पर्सनल केसेज़ की बात करूँ, तो शादी से पहले के जो केसेज़ आते हैं, उसमें लड़का या लड़की या उनकी फैमिली हमारे पास आती है, जो जिनके साथ शादी करनी होती है उनको, उनके बारे में वो जाँच कराना चाहते हैं हुँ। कि वो उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, जो बायोडाटा में सारी चीज़ें दी गई हैं, वो सही हैं, नहीं सही हैं, और उनकी इनकम ठीक-ठाक है या नहीं है, या उनका करैक्टर कैसा है, उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनकी नेचर कैसी है। तो ये तमाम चीज़ें उनको पता करनी होती हैं। तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वेरिफ़िकेशन करते हैं, इंटेलिजेंस गैदर करते हैं अलग-अलग सोर्सेज़ से, और वो रिपोर्ट बना के डॉट्स कनेक्ट करके हम उसकी रिपोर्ट बना के क्लाइंट को दे देते हैं। अब क्लाइंट उसके बाद क्या करता है, उससे शादी करता है, नहीं करता, हमें बिल्कुल नहीं पता होता। ना हम जानना चाहते हैं, ना क्लाइंट हमें आके बताता है, ना हमारा क्लाइंट हमें कार्ड देता है कि लो जी, आपने हमारा रिश्ता मतलब इन्वेस्टिगेट किया था, शादी में आ जाना। अच्छा। क्योंकि डिटेक्टिव को लोग थोड़ा-सा दूर रखते हैं, हुँ। क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनका रिश्ता डिटेक्टिव के साथ साबित हो गया, तो लोग कहेंगे कि भाई डिटेक्टिव से कैसे डिटेक्टिव को कैसे जानते हो? तो वो थोड़ा-सा उनको मतलब ये नेगेटिव लगता है, मतलब हमारा प्रोफाइल उनको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा नेगेटिव प्रोफाइल है हमारा, कि अगर हमारे साथ रिश्ता उनका कहीं पे दिखा फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे या आमने-सामने, तो उनको उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसलिए लोग हमसे उसके बाद संपर्क नहीं करते। जब कोई नई चीज़ होती है उनकी लाइफ में, नया कोई केस होता है या उसी केस में कुछ और चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमारी ज़रूरत है उनको, तब वो हमसे संपर्क करते हैं, और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? हम भी खुश हैं, हम हमारा काम खत्म हो गया, हमने क्लाइंट को सर्व कर दिया, उसने जो हमने फीस ली माँगी उससे, उसने फीस दे दी, हमने उसको रिपोर्ट कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेज़ में भी ऐसा ही होता है। पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेज़ हमारे पास आते हैं, हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो-जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को हमसे चाहिए होती है, हम देखते हैं कि ये कितना लीगल है मैटर, कितना लीगल नहीं है। तो हम अपने तरीके से लीगल फ्रेमवर्क में वो काम करते हैं। काम करके रिपोर्ट बना के प्रूफ्स के साथ क्लाइंट को हैंडओवर कर देते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्या नहीं होता, हमें नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अ, इन सब के बावजूद कि मतलब एक खुशी क्या होती है कि अगर हमने चाहे प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन की, चाहे पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन की, तो हमें खुशी इस बात की होती है कि कुछ अच्छा काम किया हमने। हो सकता है इससे हमने कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी बचा ली। हाँ, तो हो सकता है सर, इंसान कैसे भी हो सकते हैं। लाइक आपने बताया कि ये तो बहुत मतलब सोचने वाली चीज़ है कि एक सामने वाला, जैसे हमारे यहाँ पे भी रिश्ते होते हैं कि आपस में आप कोई रिश्ते कर रहे हो, आपको किसी ने किसी लड़की के बारे में बता दिया कि बायोडाटा भेज दिया, और उसमें भी एक फैमिली डिटेक्टिव का काम कर रही है। चाहे वो लड़की की फैमिली हो, चाहे वो लड़के की फैमिली हो, पर वो अपने किसी फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से जो उस एरिया में रहता है, उसके बारे से पता लगाती है। इसमें ना एक दिक्कत है, मैं आपके हुँ, जो दर्शक सुन रहे हैं, हुँ। उनको मैं बताना चाहता हूँ। जनरली क्या होता है कि हम अपनी जो समझ है, उसको सबसे ज़्यादा मतलब अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं। हाँ। ऐसा होता है कि हम अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, दूसरों को नहीं समझते हैं, ठीक है ना? तो अ, क्या होता है कि जब हम फैमिली में कोई रिश्ता देखते हैं किसी के लिए और हम खुद जाँच करते हैं, तो अच्छी बात है। शुरुआती तौर पे हुँ। तो अपनी जाँच करनी ही चाहिए। लेकिन आप क्या देखते हो कि जैसे आपने लेट्स सपोज़ आप अपने लिए एक लड़की देख रहे हो, आपने लड़की देखने के लिए गए आपने, और वहाँ पे उन्होंने बहुत आपकी अच्छी इज़्ज़त की, आपकी बहुत खातिरदारी की। आपको अच्छा चाय-पानी पिलाया, अच्छा आपकी खातिरदारी की, अच्छी तरीके से बैठाया, आपको बैठने की जगह सही थी, बातचीत अच्छे से की उन्होंने, जो उन्होंने खिलाया-पिलाया वो बहुत अच्छे से खिलाया-पिलाया। जो 2-4 लोग आपके साथ गए हैं, वो बड़े इम्प्रेस होते हैं इस चीज़ से। हुँ। वो कहते हैं नहीं यार, ये बड़े अच्छे लोग हैं। अब मुझे ये बताइए कि खातिरदारी करने से या करवाने से अच्छे कैसे साबित हो गए वो? नहीं सर, बिल्कुल पॉइंट ठीक है? मेरा यही रहता है। तो लोग ना एक परसेप्शन बना लेते हैं कि नहीं यार, ये फलाना बंदा बहुत अच्छा है क्योंकि इन्होंने खातिरदारी बहुत अच्छी की है। खातिरदारी तो पुलिस भी अच्छी करती है, ठीक है? और फिर वो निकलवाती भी है हाँ, इन्फॉर्मेशन, हाँ।
ठीक है। उनके तो बेल्ट पे भी लिखा रहता है अनमिलो सजना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये बड़ा फनी लगता है कि एक लड़का और लड़की को आपने अरेंज मैरिज में मिलवाया और फिर उनसे पूछा कि हाँ भाई क्या ख्याल है, शादी करनी है, या 1-2 मुलाकातें कर ली। अब वो लड़का या वो लड़की कैसे आज की डेट में, एक टाइम पे होता था सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, इतना एक्सपोज़र नहीं था लोगों को, हाँ, ठीक है? लोगों को इतना एक्सपोज़र नहीं था, मतलब किसी को भी कॉन्टैक्ट करने के लिए इतना ईज़ी नहीं था। आज की डेट में तो अ, अगर एक लड़की शादी कर रही है, उसके 10 दोस्त हैं या वो 10 लड़कों से मिली शादी करने के लिए, शादी करने से पहले, तो वो फ़ेसबुक फ्रेंड बन चुके होंगे उनके, हाँ। और वो फ़ेसबुक में होंगे उनके 10 फ्रेंड वो, आजकल तो जैसे ठीक है सर ना? मेरी पब्लिक पब्लिक वो है, प्रोफाइल है। जी, जी। कोई अगर मेरे लिस्ट से देखेगा तो कभी भी नाम सर्च करेगा तो वो ऑल आ जाएगा, हाँ, ठीक है? तो अब वो 10 लोग जिनको वो रिजेक्ट कर चुकी हैं या जिसको वो जिनको वो कर चुके हैं, तो वो सारे फ़ेसबुक पे हैं, ठीक है? जैसे ही उसकी शादी होगी पोस्ट करेंगे, वो सारे लाइक कर रहे होंगे, हाँ, वो लोग भी, ठीक है? जैसे ही हस्बैंड के साथ कभी इस लड़की को प्रॉब्लम होगी, वो कंधा देने के लिए आ जाएँगे, सबसे पहले। ठीक है? और वो आपको अच्छी बात नहीं बताएँगे, वो आपको बुरी बात ही सिखाएँगे, वो आपको भड़काएँगे, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हुई क्योंकि आपने उसको रिजेक्ट किया या उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, बिल्कुल, ठीक आजकल है? लोग फूल के नीचे तो कंदर लेके हाँ, खंजर लेके चलते हैं। खंजर लेके चलते, ठीक है ना? हुँ, तो वो मतलब सुलह नहीं कराएँगे, कोई समझाने नहीं आएगा। अगर एक लड़की की सहेली है, लड़की के हस्बैंड के साथ तो उसकी लड़ाई होगी, लड़की की सहेली ये नहीं समझाएगी कि यार तू घर पे बात कर ले, तू अपने हस्बैंड को मना ले या तुम मान जा, ये कर ले, वो कर ले। वो मिलाने की कोशिश नहीं करेगी, वो बल्कि ये कहेगी अच्छा बेटा तूने सही किया, तूने छोड़ के आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, ये बात है, वो बात है। वो नेगेटिव बात करेगी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे समाज में, जो कि मुझे लगता है कि अब वक़्त आ गया है, इतने सारी घटनाएँ हो रही हैं। शादी से पहले जब हम देखते हैं बहुत सारी खबरें हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि अ अ, शादी के फेरे लिए जा रहे हैं, उस समय शादी के लिए मना कर दिया लड़की ने, उसका बॉयफ्रेंड आ गया पुलिस को लेकर के और लड़की ने भी कह दिया हाँ, मैं भी इससे प्यार करती हूँ, तो वो पुलिस ने वो शादी बंद करा दी। बंद करा अब लड़के वालों का क्या कसूर है इसके अंदर? कुछ भी नहीं, एक ही कसूर है कि उन्होंने उस लड़की की जाँच नहीं कराई। बस। ठीक है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा समाज को बदलने की ज़रूरत है। अब थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है कि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप सिर्फ़ 1-2 मुलाकातों में ये डिसाइड करो कि शादी करनी है या नहीं करनी। क्योंकि आज की डेट में प्रायोरिटी चेंज हो गई है। आज आज की डेट में लोगों के इंटरेस्ट चेंज हो गए हैं। आप सहन शक्ति रही नहीं है, ठीक है? तो लड़की को भी काम करना है, लड़के को भी काम करना है, हुँ, तो दोनों के अपने-अपने इंटरेस्ट हैं। अब लड़का कई बार क्या सोचता है कि लड़की घर का काम भी करेगी, जॉब भी करेगी, पैसे भी कमाएगी। वो क्यों करे दोनों काम? लड़का लड़की के साथ काम में हाथ क्यों नहीं बटा सकता? जब वो भी काम कर रही है, वो भी काम कर रहा है, तो मुझे लगता है दोनों को बराबर काम करना चाहिए। बिल्कुल लाइफ ठीक है ना? 50-50 बैलेंस में चलती है। 50-50 बैलेंस पे चलती है। लेकिन कई बार थोड़े नैरो माइंडेड लड़के होते हैं, वो शादी एक ऐसी लड़की से कर लेते हैं जो बहुत आज़ाद ख़्यालात की लड़की है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपको शादी से पहले तो अच्छा लगता है कि वो जीन्स टॉप पहन रही है, हाँ, वो कहती है जी मुझे खाना बनाना नहीं आता, वो बता रही है कि खाना बनाना नहीं आता। वो कहता है कोई बात नहीं जी मैं एडजस्ट कर लूँगा, हुँ, हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन शादी के बाद ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वो सोचता है कि नहीं यार खाना तो यही बनाएगी, बीवी बनाएगी, काम भी करेगी, पैसा भी कमाएगी। हुँ, अगर वो कहती है मैं छोड़ देती हूँ काम, वो कहता है ये घर की ईएमआई कैसे भरेंगे? ये खर्चे कैसे चलेंगे? कल को बच्चा प्लान करना है तो वो कैसे करेंगे? तो कई बार हम डबल माइंडेड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, ना हम दूसरे को समझ पाते हैं, ना अपने आप को समझ पाते हैं कि हमें लाइफ से क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि समाज को भी थोड़ा-सा इस बारे में सोचना चाहिए, समाज को थोड़ा-सा सीरियस होना चाहिए इस बारे में कि अ, शादियाँ जो करनी हैं वो किस तरीके से करनी है, किस तरीके से शादियाँ होनी चाहिए और उनका सही तरीका क्या है? सर आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस मतलब इन सारी चीज़ों की वज़ह से कि हम ज़्यादा
एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं निकाल रहे या कुछ नहीं कर रहे, तो फील्ड मैरिजेस बहुत हो रही है आज के टाइम में। इसको दो तरीके से मैं कहूँगा आपको कि या तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी है, वो भी खराब करती है एक दूसरे के बारे में, या बिल्कुल जानकारी नहीं है। कुछ केसेस में आप देखोगे कि बिल्कुल जानकारी नहीं होती, कुछ केसेस में देखोगे कि बहुत ज़्यादा जानकारी है, वो भी खराब करती है। तो आपको लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो मेरा जो 25 साल का करियर है, जितने मेरे पास केसेस आए हैं, जितने मैंने इन्वेस्टिगेट किए हैं केसेस, उसके आधार पे मैं जो क्रक्स निकाला मैंने, तो मुझे लगता है कि 3 चीज़ें एक शादी को बनाने के लिए चाहिए। सबसे पहले आपके अंदर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, 2 लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में। उनकी एज में चाहे कोई गैप हो, चाहे ना हो, चाहे लड़की बड़ी है, चाहे लड़का बड़ा है। अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो बनाए, जिसमें एक में मैंने बोला कि अगर लड़की आपसे बड़ी है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? हाँ। ठीक है? या आपको क्या करना चाहिए, या उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं? अगर लड़की छोटी है आपसे, काफ़ी छोटी है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? या कैसे उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? ठीक है? उसमें मैंने पूरा R&D करके, पूरा एनालाइज़ करके 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो बनाए हैं, और उसमें मैंने पूरी बातें बताई हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्यों ज़रूरी है एक शादीशुदा रिलेशनशिप में। क्योंकि रिस्पेक्ट से प्यार निकलता है। प्यार जो है बच्चा है, रिस्पेक्ट का। रिस्पेक्ट माँ है, तो माँ होगी तो बच्चा होगा। अगर माँ मर जाएगी तो बच्चा भी मर जाएगा। जहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, वहाँ पे प्यार रहेगा। जहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट खत्म होगी, वहाँ पे प्यार खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जो शादी के लिए ज़रूरी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जो कि आजकल कपल्स में बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा कम। अगर आप देखोगे अपने आस-पास के लोगों को, तो आपको ऐसे बहुत से हस्बैंड मिलेंगे जो अपनी बीवियों की बुराई करते हैं, और ऐसी बहुत सी बीवियाँ मिलेंगी जो अपने हस्बैंड की बुराई करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ही नहीं। ठीक है? तो दूसरा दूसरा है कि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कई बार हम कहते हैं कि मैच नहीं मिलता। आपको खाने में कुछ पसंद है, मेरे को कुछ पसंद है। आप कहीं और घूमना चाहते हो, मैं कहीं और घूमना चाहता हूँ। मतलब बिल्कुल अलग-अलग पसंद है। तो मुझे लगता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बहुत अलग-अलग पसंद भी है, तब भी आप उसको हैंडल कर सकते हो, अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग है। कभी आपको अगर साल में 2 बार घूमने जाना है, तो एक बार वाइफ़ की पसंद से चले जाओ, एक बार हस्बैंड की पसंद से चले जाओ। या ऐसी जगह चुन लो जहाँ पे दोनों चीज़ें हों। तो अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप बना लोगे अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बहुत चीजें जो अच्छी भी होंगी, अगर मैच मिलता भी है तो वो भी खराब हो जाएंगी। और तीसरी चीज है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी सोशल कंपैटिबिलिटी होती है, मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है, और फिजिकल कंपैटिबिलिटी होती है। तो कंपैटिबिलिटी का एक बहुत बड़ा हाथ है एक शादीशुदा जिंदगी को चलाने के लिए। तो अगर ये 3 चीजें एक रिश्ते में हैं, तो मुझे लगता है कि रिश्ता सही चल सकता है। अगर ये 3 चीजें नहीं हैं, तो रिश्ता बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, और आपस में वो एक दूसरे की बुराई करेंगे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, और कहीं न कहीं वो वजह बनती है, या तो उनके साथ कोई हादसे हो जाते हैं, या फिर वो खुद कुछ ना कुछ अपने आप को नुकसान पहुँचा लेते हैं। तो दिस इज़ अ थिंग। सुनो सर, इसमें मेरा एक लास्ट सवाल है, फिर इसके जी। बाद इस टॉपिक को स्विच करेंगे। सर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का है और लड़की का डिवोर्स हो रखा है पहले ही, और उसकी दूसरी शादी हो रही है। मतलब वो लड़का उससे प्यार करता है, लेकिन लड़की थोड़ी डिसरिस्पेक्टफुल होती है उसके साथ। लेकिन वो लड़का अपने पूरी 90 का 100% दे रहा है उसको। अपने फैमिली फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे रहा, उसको ही टाइम दे रहा है ज़्यादातर। उसकी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज़ आगे जाके सक्सीड होगी? क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके साथ नहीं है, आप आगे जाके सक्सेस नहीं पा सकते किसी भी ऐसे मैरिज लाइफ। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज़रूरी है, तो अगर लड़की 1 कदम बढ़ाती है तो आप 2 कदम बढ़ाते हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 4 कदम बढ़ा रहे हो और लड़की 1 कदम पीछे कर रही है अपना, ठीक है? तो मुझे लगता है कि वो रिश्ता बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी वो टूट जाएगा, या क्योंकि डिसरिस्पेक्ट
का मतलब ये है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप की इज्जत नहीं कर सकते, आप अपने पार्टनर की इज्जत नहीं करते, तो कहीं ना कहीं फिर कल को दिक्कत आएगी। क्योंकि जो लड़का, जैसे आपने बताया, वो बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, वो बहुत टाइम दे रहा है, सामने वाला उसको टेक फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो कल को लड़के के मन में ये आएगा कि यार मैंने इसके लिए कितना किया है। उसके अंदर एक ईगो आ जाएगा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी जाग जाएगी। तो वो हो सकता है देर हो जाए तब तक। अगर वो उस समय कुछ कहेगा, लड़की कहेगी यार इतने साल तो तुम ठीक-ठाक थे, अब क्या हो गया अचानक? अब क्यों उठ के आए हो? ठीक है? तो ये वेकअप कॉल है उस लड़के के लिए। उस लड़के को चाहिए कि भाई थोड़ा-सा पीछे हट जाए, ठीक है? अगर वो दिन में 10 कॉल कर रहा है और लड़की उसको 1 कॉल भी नहीं कर रही, तो भैया 1-2 कॉल कर लो, कॉल करो। अगर सामने वाला जवाब नहीं दे रहा, तो वेट करो उसकी। जब तक सामने वाले का कॉल नहीं आता, तो उसको डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा स्पेस दो, उसको भी साँस लेने का मौका दो। हो सकता है उसको थोड़ा-सा टाइम चाहिए हो सकता है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोच रहा हो, किसी और के बारे में भी सोच रहा हो। हो सकता है कि उसको आपसे उतना प्यार अभी ना रहा हो, जितना वो पहले से था, या उसको कुछ कमियाँ आपके अंदर नज़र आ गई हों और उसको लगता हो कि यार मैंने थोड़ा गलत डिसीज़न ले लिया, थोड़ा मैं पीछे हट जाती हूँ अभी। तो अगर ऐसा सिनेरियो है, तो मुझे लगता है कि लड़के को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी चाहिए और थोड़ा-सा अपने आप को पीछे रखना चाहिए। बचानी तो चाहिए सर, सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, तो फिर चीज़ें बहुत खराब हो जाती हैं। सामने वाला भी इज़्ज़त नहीं करता। देखो, मेरा मानना है कि सबसे पहले आप अपनी खुद की इज़्ज़त करो। अगर आप खुद की इज़्ज़त करते हो, तो उसी हिसाब से फिर आप सामने वाले की भी इज़्ज़त करोगे। क्योंकि अंत में वो लड़का अकेला रह जाएगा। अकेला रह जाएगा, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को इग्नोर कर दिया, अपने दोस्तों को इग्नोर कर दिया उस लड़की के लिए। तो कल को उस लड़की ने अगर धोखा दे दिया या उसने छोड़ दिया, डंप कर दिया, तो वो लड़का ना अपनी फैमिली के पास जा सकता है दोबारा, ना अपने दोस्तों के पास जा सकता है। तो वो अकेला रह जाएगा और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, कुछ भी गलत हरकत कर सकता है। तो मुझे लगता है कि उस लड़के को थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल सर। काफ़ी लोगों को ये सोचेंगे कि आजकल यही है रिलेशनशिप। मूविंग ऑन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल केस क्या रहा है? अगर उसके बारे में आप बता पाओ तो? हाई प्रोफाइल केस तो देखिए क्या होता है कि जब हम बॉलीवुड के लिए काम करते हैं, बहुत सारे केसेस मैं देखता हूँ, काफ़ी सारे केसेस डिस्कस होते हैं। सभी केसेस तो हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम क्लाइंट के साथ बैठे होते हैं, हम उनका पूछते हैं कि उनको क्या-क्या चाहिए हमसे, एज़ अ डिटेक्टिव वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो कुछ केसेस हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ केसेस इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। तो जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, सब में नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट साइन होता है। हुँ। तो इसलिए उन केसेस के बारे में बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं करना कर ही सकते। बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर घुमा के बता पाओ तो सर? घुमा नाम के आप लेके। पूछो, मैं बता देता हूँ आपको। घुमा के ये सर, मान लो एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल केस मेरी नज़र में बॉलीवुड का अभी तक सुशांत वाला ही हुआ, जी, जी। जिसने तो पूरा बॉलीवुड ही हिला दिया था। जी, जी। उस उसके जैसा कोई केस आपने अभी तक हैंडल किया है? तो सुशांत वाले केस में अभी मैं एक पॉडकास्ट में था, तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रेस दिया और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे उन्होंने। सुशांत राजपूत की मौत कैसे हुई होगी? आपका एज़ अ डिटेक्टिव क्या नज़रिया है? और आप क्या सोचते हो? तो क्योंकि मैंने बड़ा क्लोज़ली वॉच किया था, उस समय भी मीडिया काफ़ी मुखर थी उसके ऊपर, और कई चैनल वालों की कॉल हमारे पास आए, हमारी टीम को संपर्क किया उन्होंने कि हमारा इंटरव्यू करना है, बाइट लेनी है, इसके ऊपर बात करनी है, टीवी डिबेट में शामिल होना है। तो जब हम उनसे बात करते थे, तो वो हमें ब्रीफ करते थे कि भई हमारे हिसाब से इनका कत्ल हुआ है, तो आपने ये बात करनी है। करनी है। तो हम कहते हैं कि भई आपने हमारी डिबेट मतलब बाइट लेनी है, हमारा पक्ष जानना है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, हुँ। तो आप हमें क्यों बता क्यों रहे हो? बता रहे हो? हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम अपने हिसाब से देंगे ना। जो हम सोचते हैं, जो हम एनालाइज़ कर रहे हैं, तो वो हम अपने हिसाब से बताएँगे। हम आपके हिसाब से क्यों बताएँगे? तो उस समय फिर मैं किसी चैनल पे गया नहीं। इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने सुसाइड किया है, क्योंकि ड्रग्स का भी उनका एंगल था, एक गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई थी, और फिर उनको फ़िल्मों का भी प्रॉब्लम था कि उन्होंने अपना रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से कुछ
प्रोड्यूसर्स ने उनको बायकआउट कर दिया था कि भाई ठीक है, अब तुम इतना रेट मांग रहे हो तो हम नहीं देंगे तुम्हें, अब तुम देख लो क्या करना है। अब छोटे डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर के साथ उन्होंने काम नहीं करना, बड़े ने ब्लॉक काम नहीं को देना। काम नहीं देना, तो डिप्रेशन तो आएगा। खर्चे उनके बहुत बढ़ गए थे, उन्होंने घर नया चेंज किया था, उन्होंने एक बहुत महंगी बाइक ली थी, फिर शेफ वगैरह उन्होंने रखे थे महंगे, तो उनके खर्चे बहुत थे। और उनकी गर्लफ्रेंड भी 2 दिन पहले छोड़ के चली गई थी उनको, उनके दोस्त के एक चक्कर में। तो इस वजह से ये डिप्रेशन का केस था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया। बाद में सीबीआई की रिपोर्ट भी आई, उन्होंने भी ये कहा कि भाई उनको कोई और एंगल दिखता नहीं है, कोई जो उनकी ऑटोप्सी वगैरह की रिपोर्ट आई, जो एम्स में आई थी और सीबीआई ने उसके ऊपर वक्तव्य दिया था अपना, तो कोई ऐसा एंगल निकल के आया नहीं जिससे कि ये साबित हो कि कोई कोई मर्डर की थ्योरी बनती है या किसी को इससे फायदा था, या कोई ऐसी बात हुई है जिससे कि निकल के आए कुछ ना कुछ कि हाँ, कोई मतलब मर्डर का मतलब कोई रीजन बनता है इसमें। तो वो कुछ ऐसा निकल के नहीं आया बेसिकली। अब सर, बॉलीवुड की बात कर ही रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि मैं सीआईडी का बहुत बड़ा शौकीन रहा हूँ। आज भी नेटफ्लिक्स पे जब से आया ना, जी जी। एक नॉस्टैल्जिया हिट करता है कि भाई एसीपी प्रद्युमन, दया, विजीत। हम्म अब इन्हें देख के तो लगता है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है। हम्म। मतलब आपके हिसाब से कितनी एक्यूरेट दिखाते हैं वो? वो तो बिल्कुल एक्यूरेशन नहीं है उसकी, तो एक्यूरेट नहीं है वो तो। जो सीआईडी में दिखाते हैं वो तो सारे का सारा मसाला है, हम्म। ठीक है। मसाला ऐसे है कि जो उन्होंने फोरेंसिक लैब बनाई हुई है, पहली बात तो ये है कि हमारे देश की जो पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, स्पेशल सेल है, सीबीआई है, तो वो कभी भी ऐसे जांच नहीं करती है, ठीक है। वो मतलब ऐसे नहीं कि सर पे खड़े हैं फोरेंसिक वाले की और वो सारा कुछ कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि उसमें 2-3 लोग फोरेंसिक में डिपार्टमेंट में दो होते ही हैं, हैं। 2 ही लोग होते हैं, और डॉक्टर और एक लेडी एक डॉक्टर डॉक्टर होती है, सालुंके और उसकी वो फॉलन की, हाँ, असिस्टेंट। हाँ, उनकी असिस्टेंट होती है। तो वो सारे ही काम कर रहे होते हैं। गोली कैसे चली, बैलिस्टिक का भी वही कर रहे होते हैं, फिंगरप्रिंट का भी वही कर रहे होते हैं, हैंडराइटिंग का भी वही कर रहे होते हैं, जितने भी चीजें हैं वही कर रहे होते हैं। जबकि फोरेंसिक में अलग-अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, जो अपना पिस्टल की, गोली की, बुलेट की जांच करेगा, वो अलग डिपार्टमेंट होता है। जो फिंगरप्रिंट्स की जांच करेगा, वो अलग डिपार्टमेंट है। हैंडराइटिंग की जांच करेगा, वो अलग डिपार्टमेंट है। तो अलग-अलग डिपार्टमेंट है। मतलब फोरेंसिक कहने को एक वर्ड है, हाँ, लेकिन ये अपने आप हर में एक चीज का एक बहुत अलग बड़ा है। जैसे एक डिपार्टमेंट। डिटेक्टिव है, तो डिटेक्टिव के पास कई बार लोग क्या होता है कि उनको पता नहीं होता बेचारों को, तो वो फ़ोन करते हैं, जी आपकी फीस कितनी है? तो हम कहते हैं भाई किस चीज़ की फीस? ठीक डिपेंड है? करता है केस पे। भाई केस पे। तो वो कहते हैं नहीं, नहीं भाई डिटेक्टिव हायर करना है हमें, फीस बता दो। तो फिर उनको समझाते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि इन्होंने बेचारों ने कभी किसी डिटेक्टिव से पाला पड़ा नहीं इनका, इनको पता नहीं है। तो फिर हम समझाते हैं कि हमारे अलग-अलग केसेज़ होते हैं, अलग-अलग काम होते हैं, तो आप थोड़ा अपना काम बताओ, उसके हिसाब से हम फीस बताएँगे। उसी तरीके से फोरेंसिक के अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग-अलग काम हैं, और वो अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। तो जब आप एमएससी करते हो फोरेंसिक्स में, ठीक है? तो आप पहले साल तो सभी चीज़ें सीखते हो। फिर आपको एक मेजर सब्जेक्ट लेना होता है कि आपको कहाँ आगे बढ़ना है। आपको हैंडराइटिंग में आगे बढ़ना है, आपको फिंगरप्रिंट में आगे बढ़ना है, आपको बैलिस्टिक्स में आगे बढ़ना है, किसमें आगे बढ़ना है। तो उसी तरीके से आपको सिखाया जाता है, उसी तरीके से आप ट्रेनिंग लेते हो, और उसी तरीके से वहाँ से निकल के जब आप इंटर्नशिप करते हो, तो वैसे ही आप इंटर्नशिप करते हो। या अगर आप किसी सीबीआई की लैब में काम कर रहे हो, या वहाँ पे कोई वैकेंसी है, या आप फोरेंसिक लैब जो इंडियन गवर्नमेंट्स की होती है, तो वहाँ पे आप काम करते हो, तो उसी वैकेंसी पे आप अपना अप्लाई करते हो, तभी आपको जॉब मिलती है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता कि जो फिंगरप्रिंट वाला है वो हैंडराइटिंग भी कर लेगा या उसकी वैकेंसी में चला जाएगा, तो उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं रहेगी फिर वो। तो बिल्कुल। इसलिए जो सीआईडी जो आपने बोला, तो उसमें जितनी भी जाँच होती है, आपने देखा होगा कि वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें निकाल के तुरंत दे देते हैं, हाँ। और तुरंत सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। अ, इन्वेस्टिगेशन एक लेंथी प्रोसीजर है, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है।
वेट करना पड़ता है चीज़ों का, रिपोर्ट आने का, अलग अलग तरीके से आपको सोचना पड़ता है। आपको जो भी आप एविडेंस से कलेक्ट करते हो उसके अलग अलग आपको सोर्स ढूंढने पड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है क्योंकि आपको कोर्ट में वो सबमिट करना है। कोर्ट ऑफ लॉ में आपको साबित करना है कि ये एविडेंस आपने कैसे लिया। तो चेन ऑफ कस्टडी होती है जो, उसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। और पुलिस का आईओ होता है उसका बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। और जब चार्जशीट दाखिल होती है, आपने देखा होगा कोई 2000 पन्ने की चार्जशीट है, कोई 5000 पन्ने की चार्जशीट है, उनको सारा कुछ एक 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 छोटी छोटी चीज लिखनी पड़ती है उसके अंदर, चार्जशीट के अंदर। वो फिर कोर्ट में सबमिट होती है, कोर्ट वो भी पढ़ती है उसको, उसमें भी टाइम लगता है। तो ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है, ये मतलब सालों साल का प्रोसीजर है। कोई ऐसा नहीं कि भाई आज कोई कत्ल हुआ और शाम तक उसको सुलझा लिया और कोर्ट में पेश कर दिया और 4 दिन के अंदर जो है उसका फैसला आ गया। तो ये ऐसे नहीं होता है जनरली। मतलब बेसिकली एक डिटेक्टिव को सारी टाइप की नॉलेज होनी चाहिए सर। अब एक डिटेक्टिव जो है, जो सीआईडी में दिखाते हैं वो, क्योंकि सीआईडी का मतलब है कि वो एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा काम जो है वो प्राइवेट डिटेक्टिव का काम है। हमारे पास सिविल केसेस ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे पुलिस काम नहीं करती है। यहाँ पे पुलिस का कोई लेना देना नहीं होता। हम वहाँ पे काम करते हैं ज़्यादातर। कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो क्राइम से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे पुलिस भी काम कर रही होती है। कुछ ना कुछ हम भी अपना योगदान दे रहे होते हैं। वहाँ पे हम पुलिस के साथ मिलके काम करते हैं, उसको इन्फॉर्म करके काम करते हैं। अब सर जैसे आपने बताया सिविल केसेस आपके पास ज़्यादा आते हैं। सिविल केसेस में 3 चीज़ें मेरे मानने में ये है कि जैसे एक इमोशन बहुत कंट्रोल में रहना चाहिए, आदमी इमोशनल नहीं हो जाना चाहिए, और एक होता है लॉजिक एंड इंट्यूशन। तीनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है। आप तीनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हो एक केस रिजॉल्व करते हो? नहीं, सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास कोई केस आता है तो हम केस की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं कि केस के हमारे पास इनपुट क्या है केस का, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। दूसरा हम ये देखते हैं कि क्लाइंट को हमसे क्या चाहिए। तीसरा हम ये देखते हैं कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे अलग अलग टूल्स होते हैं, उन टूल्स को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो उस टूल को जो उसके एक्सपर्ट होते हैं, जैसे अभी हमने फोरेंसिक की बात की, तो उस टूल के एक्सपर्ट जो होंगे वो उस चीज को निकाल के लेके आएंगे, डॉट्स कनेक्ट करेंगे, फिर हमारी रिपोर्ट बनेगी। बहुत लंबा प्रोसीजर है सर। मतलब एक डिटेक्टिव होना एक आप अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको हर चीज से बैलेंस करके चलना है, डिपार्टमेंट से भी बैलेंस करके चलना है, हर चीज में अगर देखा जाए तो। आपको ये भी देखना है कि आप कोई लॉ तो ब्रेक नहीं कर रहे हैं। हम्म। आपको ये भी देखना है कि, क्योंकि डिटेक्टिव का मतलब है कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप उसकी इंक्वायरी या इंक्वायरी कर रहे हो। कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो आपको ये भी देखना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ठीक है। आप उसकी सिक्रेसी रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो। तो आपको ये 2 चीजें मेंटेन करके चलनी है। तीसरी सबसे जरूरी चीज है कि जो क्लाइंट का इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपको सारी चीज़ें ख्याल रखना पड़ता है। उस ये धीरे-धीरे आपको एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं। आप एकदम से नहीं सीख पाते हैं चीज़ों को। आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ों को आप सीखते रहते हैं। और जो नए इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उनको छोटा-छोटा, छोटा-छोटा काम दिया जाता है। क्योंकि एक जब हमारे पास केस आता है, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेटर का पार्ट होता है, वो बहुत छोटा होता है। क्योंकि मार्केटिंग का भी एक हिस्सा होता है, सेल्स टीम का भी हिस्सा होता है, फिर ऑपरेशन मैनेजर का भी एक हिस्सा होता है, ठीक है, वेटेज होती है। तो इसी तरीके से जब फील्ड वाले के पास वो पहुँचता है, तो उसका जो वेटेज है बहुत कम रह जाता है। ओके। जो उसका पार्ट प्ले उसने करना है वो बहुत कम रह जाता है। उससे हमें कन्फर्मेशन चाहिए होती है, वो फील्ड में जाता है, कन्फर्म करता है चीज़ों को, फ़ोटो लेता है, वीडियो बनाता है, वो सारा चीज़ देता है, डॉट कनेक्ट करते हैं हम, उससे हमारी रिपोर्ट बनती है। मतलब काफी एक इंटरेस्ट बहुत आ रहा है सर इस चीज में, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें है काफी कि आप हर चीज में घुस भी रहे हो। अब कभी कभार मुझे लगता है लॉ भी ब्रेक करना पड़ सकता है, कि भाई अगर एक इंसान फुल्ली इन्वॉल्व है उस चीज में। जैसे आपने कब जैसे 1 साल आपने खुद ही काम करा है अकेले, उसके बाद आपने अपनी कंपनी शुरू करी है,
मैंने 5-6 साल काम किया, अभी भी मैं फील्ड में काम अच्छा, करता हूँ, फील्ड में काम करते अभी भी। हाँ, देखिए जो एक जैसे वकील होता है, एक डॉक्टर है, अगर एक डॉक्टर हॉस्पिटल भी बना लेगा तो वो खुद तो इलाज करेगा ना हाँ, वो तो मरीज करेगा का, ही। लेकिन उसके ऑपरेशंस कम हो सकते हैं, हो सकते हैं उसके चार्जेस बढ़ जाए एक टाइम पे आके, तो हर कोई उसको अफोर्ड ना कर पाए। तो डिटेक्टिव का भी ऐसे ही होता है, जो डिटेक्टिव है वो फील्ड में खुद भी काम करता है, जो फील्ड में खुद काम नहीं करता वो डिटेक्टिव है ही नहीं। अच्छा, भाई वो डिटेक्टिव कैसे होगा? डिटेक्टिव का मतलब है कि आपने फील्ड में खुद काम किया हुआ है और अभी भी करते हो आप काम, लेकिन आप कम ज्यादा करते हो वो अलग बात है, लेकिन आप करते हो काम। तो आप काम करना थोड़ी बंद कर देते हो। अब जैसे आप न्यूज़ चैनल पे देखते हो, एक एंकर है, वो एंकरिंग अच्छी करते हैं, एंकरिंग करने से पहले तो वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तभी उनका प्रमोशन होता है और वो एंकर बनते हैं। सभी ने जर्नलिज्म तो किया ही होता है ना, हाँ, चाहे वो फील्ड वाला जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एंकरिंग करने वाला जर्नलिस्ट हो, तो उन्होंने जर्नलिज्म तो सबने सेम ही किया होता है ना। जर्नलिज्म किया तभी जाके वो एंकर भी बने, तभी जाके वो जर्नलिस्ट भी बने। तो उसी तरीके से डिटेक्टिव ने अगर फील्ड में काम नहीं किया तो वो डिटेक्टिव कंपनी भी कैसे बनाएगा, कैसे चलाएगा? बिल्कुल। जब तक तो वो अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर लेता कि हाँ, मुझे अब सब कुछ आता है, मैं सामने वाले को सिखा सकता हूँ। सामने वाले को सिखा सकता हूँ, उसको गाइड कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि मैं सामने वाले से काम निकलवा सकता निकलवा हूँ। सकता हूँ। अगर लेट्स सपोज मेरे को इन्वेस्टिगेशन नहीं आती, मैं सीधा एक एजेंसी खोल के बैठ गया हूँ, लेकिन मुझे फील्ड की नॉलेज नहीं है, तो मुझे तो लोग बेवकूफ बना के चले जाएंगे। बिल्कुल। जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं, जो फील्ड एजेंट्स हैं, वो मुझे बेवकूफ बना के चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि साहब को तो कोई नॉलेज है नहीं फील्ड की, और हम जो भी बोल देंगे इनको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए एक इन्वेस्टिगेटर को, एक डिटेक्टिव को फील्ड की नॉलेज होना, फील्ड का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, फील्ड पे काम करना बहुत ज़रूरी है सर। ऐसे ही मेरे फादर ने भी मेरे को एक बात बोली थी कि जब तक तू बाहर जाके काम नहीं करेगा, तब तक तुझे पता नहीं चलेगा लोगों की सोच के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तुझे 10 तरीके के लोग मिलेंगे, 10 तरीके के इंसान मिलेंगे जिनकी अलग-अलग सोच होगी। यस। उससे तुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी और लाइफ में आगे बहुत चीज़ें काम आएँगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सर एक सिंपल फैक्ट हो गया। ऊपर से ये था कि सर मैंने जैसे आपको तीनों अपने एस्पेक्ट्स बताए थे, इमोशनल होना, एक लॉजिक का और एक इंट्यूशन का। अब आप लॉजिक और इंट्यूशन में किसका ज़्यादा बिलीव करते हो अ, केस के दौरान? ये दोनों अपनी अपनी जगह सही होती है। इंट्यूशन हमें होती है जब हम एक केस लेते हैं या कर रहे होते हैं, तो हमें इंट्यूशन होती है कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है। इंट्यूशन के बाद हमारे को लॉजिक देखना होता है कि लॉजिक क्या बनता है। जैसे मेरे पास एक चोरी का केस आया, लेट्स सपोज, ठीक है। अब मैं उसमें देखता हूँ कि भाई चोरी दो दो लोग, दो टाइप के लोग करते हैं, एक नॉन लोग होते हैं, एक अननोन लोग होते हैं। हाँ, तो जब मैं केस डिस्कस करूंगा तो मैं इंट्यूशन लगाऊंगा कि भाई चोरी किसने की होगी, मेरे हिसाब से। अननोन बंदे ने की होगी या नॉन बंदे से ने की होगी, जब मेरे साथ केस डिस्कस हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे केस डिस्कस होगा तो लॉजिक निकल के आएंगे कि अच्छा अननोन बंदे ने नहीं की, नॉन बंदे ने की है। वो हम इसलिए उस एक थ्योरी पे पहुंचे क्योंकि हमें ये पता चल गया कि भाई ताला टूटा नहीं हुआ, इन्होंने चाबी कहीं रखी थी, वो चाबी वहीं पे रखी हुई है, सब चीजें एज इट इज है। तो इसका मतलब कोई नॉन पर्सन था जिसको पता था कि यहाँ पे चीजें रखी होती हैं, ऐसे चुरानी है और चुरा के वापस वहीं रखनी है, और उस तरीके से चीज करनी है। तो वहां पे हमारा लॉजिक काम आया, इंट्यूशन पहले काम आई, उसके बाद हमारा लॉजिक काम आया। तो वो दोनों चीजें काम करती हैं। बस डिपेंड करता है आप किस समय पे उस चीज़ को अप्लाई हाँ, कर रहे हो। उसको अप्लाई करना सही तरीके से बहुत जरूरी है। ठीक है सर। अब सवाल इससे ये भी निकलता है सर कि एक जैसे आपने बताया कि नोन या अननोन, आपको क्या लगता है सर कितने % चांसेस है कि नोन ही निकलेगा इन केसेस में? चोरी के केसेस में, हाँ, चोरी के केसेस में फॉर एग्जांपल। चोरी के केसेस में जनरली क्या होता है कि जब हमारे पास केस आता है या पुलिस के पास जाता है, तो ये देखा जाता है कि ताला टूटा है या नहीं टूटा है, ठीक है। माहौल कैसा था घर का, कब ये बाहर गए, कब ये आए वापस, कब इनको चोरी का पता चला। तो उसमें हम अंदाजा लगाते हैं कि नॉन बंदा होगा या अननोन बंदा होगा, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में अगर चोरी के, इस तरीके के थेफ्ट के केसेस देखते हो, उसमें नॉन बंदा ही मिलता है, जिसको जानकारी होती है प्रॉपर
वही चोरी कर पाया। कि वही चोरी कर पाता है। आपने कई बार देखा होता है कि रोड पे लोग चल रहे होते हैं, उनका बैग छीन के कोई भाग गया या कहीं से चोरी हो गया कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं अंदर से इनपुट आता है। या कोई बैंक से पैसे, एक टाइम था जब लोग कैश निकालते थे, अभी तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन ऑनलाइन हो पे गया है तो उतना कैश नहीं निकालते कोई। एक टाइम था लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, अपने काम चलाने के लिए, अपना ऑफिस चलाने के लिए कैश की ट्रांजैक्शन बहुत होती थी, और कैश का लेन देन होता था, बैंक से कैश निकालना पड़ता था, डिपॉजिट कराना पड़ता था, तो वो सारी चीजें होती थी। तो उस समय बड़ी चोरियां होती थी कि भाई बैग लेके भाग गया, कोई बंदूक दिखा दी उसको और पैसे लेके दौड़ गया। तो उसमें बहुत सारे केसेस में जो ये निकल के भी आया, और ये एक लॉजिकल बात भी है कि किसी ने किसी मुखबिरी की है इनकी, कि भाई ये इस रास्ते से जाता है, इतने पैसे लेके जाता है, तो हम इस तरीके से इसके साथ कर सकते हैं। तो वो नॉन बंदे ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते थे, या घर का कोई पुराना नौकर हो गया, या कोई पुराना ऐसा कोई कर्मचारी हो गया ऑफिस का, जो जिसको इंफॉर्मेशन होती है अपनी खुंदक निकालने के लिए, पैसा बनाने के लिए, वो ऐसी चीजें करते हैं फिर। ठीक है सर। अब इसी में जैसे काफ़ी सारे केसेस तो आपने मेरे को बताए कि भाई हम तीनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं। अब आपने एक चीज़ और बताई सर कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आजकल ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसमें क्या हमारा अब ट्रांजैक्शन के साथ साथ हम ऑनलाइन भी आजकल इतना आदमी सोशल हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है सोशल मीडिया कि इंसान एक एक लाइक के लिए ऐसा हो रहा है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, मैं एक इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्प्रेड करना ना अपने आप को, जो आपने स्टार्टिंग में ही बात बोली थी कि हर चीज़ को ओवर करना भी बहुत बुरा है। अगर हम ये कर रहे हैं तो आपको लगता है ये बहुत सेफ रहेगा हमारे लिए आने वाले टाइम में? देखिए अगर आप सोशलाइज होना बेसिकली। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं पे भी सेफ नहीं हो। जीपीएस लगा हुआ है ऊपर, आपके ऊपर घूम रहा है, आपकी लोकेशन पता है, आपके मोबाइल, आपकी जेब में मोबाइल है, तो कंपनीज को पता है कि आप कहाँ बैठे हैं, ठीक है। जीपीएस को पता है कि आप कहाँ पे बैठे हैं, मोबाइल कंपनी को पता है कि आप कहाँ बैठे हैं, जो सॉफ्टवेयर उसमें डले हुए हैं उनको पता है कि आप कहाँ बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के जो आज की डेट का डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें आप सेफ तो बिल्कुल नहीं हो, ठीक है ना। तो अगर आप सोचते हो कि आप कोई भी अपनी फोटो खींचते हो तो आप सेफ हो, तो आप सेफ नहीं हो। वो फोटो कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो सकती है आपके मोबाइल से अपने आप भी निकल करके। तो इसलिए आज का जो टाइम है वो सेफ नहीं है, ठीक है। और जितनी चीजें हमने कर ली, अब एआई जैसे आ गया है, हाँ। एआई बहुत खतरनाक बनता जा रहा है। अभी एक न्यूज़ हम देख रहे थे कुछ समय पहले, 1 हफ्ते 10 दिन पहले की, कि एआई को पर्टिकुलर कहा गया कि अपने आप को वो शट डाउन कर ले। उसने शट डाउन करने से मना कर दिया अपने आप को। हाँ, क्योंकि एआई ठीक है? अपना थॉट प्रोसेस खुद चलाने लग जाता है कुछ टाइम बाद। हाँ, तो वो थॉट प्रोसेस चलता है, आप एआई से बात करोगे तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक इंसान बात कर रहा है। हाँ। आप गुड मॉर्निंग बोलोगे, वो वैसा जवाब देगा। आप कुछ गलत बोलोगे तो वो भी गलत बोलेगा, उस तरीके से जवाब देगा। ऐसे लगता है कि उसको भी गुस्सा आ रहा है कहीं न कहीं, उसके अंदर भी फीलिंग डेवलप हो रही है। एक रजनीकांत की पहले फ़िल्म आई थी, मेरे दिमाग में ठीक ये है? आया था और बिल्कुल। उसमें जो दिखाया गया रोबोट, आप अगर आप वो फ़िल्म देखोगे तो आपको आज का एआई बिल्कुल याद आ याद आ जाएगा। जाएगा। तो वो वैसा एआई हो गया है आज की डेट में। आप चाहे चैट जीपीटी से बात कर लो, चाहे आप ग्रॉक से बात कर लो, चाहे ऐसे किसी और प्लेटफ़ॉर्म से बात कर ले, जिस तरीके से आप बात करोगे उसी तरीके से वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप रिस्पेक्टफुली बात करोगे तो वो आपको रिस्पेक्टफुली जवाब देगा। डिसरिस्पेक्ट से आप बात करोगे तो वो भी वैसे ही जवाब देगा आपको। तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं आपकी जो प्रिवेसी है, आपका जो सिस्टम है, वो ब्रीच हो रही है। जो ब्रीच हो ही रहा है। और ये सर खतरनाक भी है, मतलब दोनों तरफ के फायदे हैं। जैसे दो लोग के इंसान, दो तरफ के इंसान होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। एआई का भी सेम ही है, अगर उसे सही तरीके से यूज करा जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। गलत तरीके से यूज करोगे तो एक टाइम पे जाके आपको भी गलत, मतलब कर सकता है आपको भी इफेक्ट। अब जैसे ही आपने चैट जीपीटी की बात करी ना, अभी बीच में चैट जीपीटी का एक इफेक्ट आया था कि आप उसमें बस अपना वो एक फोटो दे दो और उसमें लिख दो कि आपकी फोटो को ऐसे कन्वर्ट कर दे, तो कार्टूनिश उसमें कन्वर्ट कर देता। दुनिया ने करी, मैंने भी करी, बट उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे बाद में लगा कि हमने अपनी इन्फॉर्मेशन उसको दे दी विद अ फेस।
तो उसका अगर कल को एआई अपना दिमाग लगा लेता है, सेम रोबोट वाला काम है सर, इमोशंस उसके अंदर आ गए तो वो तो रूल कर सकता है पूरे वर्ल्ड को। तो इसका यही नुकसान है, अभी आने वाला टाइम बताएगा कि मतलब ये भैंस जो है किस करवट बैठेगी, हाँ। ठीक है ना। तो ये टाइम बताएगा, लेकिन अभी जो खतरनाक तो लगता है, मतलब हालांकि हम भी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम बड़ा सावधानी से यूज करते हैं। हम ये देखते हैं कि कहाँ पे क्या पूछना है, क्या बताना है, उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, नहीं देनी है, कितनी देनी है, तो बड़ी सावधानी से यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी डाल दिया, कुछ भी पूछ लिया। लेकिन बहुत से लोग नासमझी करते हैं इसमें कि कुछ भी पूछेंगे कुछ भी वो पूछ लेते हैं। सोचते हैं कि भाई ये कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा, लेकिन वो सब रिकॉर्ड कर रहा। सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है वो इसमें। उसको पता चल रहा है कि आपने 10 दिन पहले क्या पूछा था, 20 दिन पहले क्या पूछा था, 2 महीने पहले क्या पूछा था। वो कभी भी आपके सामने लाके रख देगा सारी चीजें। आपको आपको बेइज्जत कर सकता है वो, आपकी इंसल्ट करवा सकता है वो। ठीक है, आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हो, तो कोई ऐसी चीज पूछ लो जो पहले वाले किसी ऐसे क्वेश्चन से, जो प्राइवेसी से आपने पूछा होगा, प्राइवेट क्वेश्चन पूछा होगा, वो सामने लाके रख देगा आपके क्वेश्चन। बिल्कुल। तो आप आपके दोस्त को तो पता नहीं, आपने कोई, हो सकता है आप दोस्त के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो उससे, और उस समय वो दोस्त के बारे में ही कुछ बोल दे ऐसा कि आपने पहले ये इंफॉर्मेशन ली थी, इसके साथ ये लिंकअप है और इस तरीके की चीज है। तो वो दोस्त समझ जाएगा कि आपने उसके बारे में चैट जीपीटी से या एआई से पूछा है पहले। हाँ सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने भी अपना चैनल स्टार्ट करा तो उसके बाद मैंने डाला था, मैं कि डाल के देखूं कितना, हम्म मतलब स्टार्टिंग में क्यूरियोसिटी होती है एक इंसान को। मैंने डाला, मैंने उसको सिर्फ ये बोला कि मुझे बताओ कि मेरे पेज के लिए कौन सी चीजें अच्छी रहेंगी, कौन सी। उसने मुझे A to Z चीजें बता दी उसके बारे में। आपकी इस वीडियो में ये खराबी थी, इसमें ये खराबी थी, इसमें ये खराबी थी, ये चीज ऐसे हो सकती थी, ये चीज ऐसे हो सकती थी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, वो सारे डेटा को एनालाइज कर रहा है, डेटा को एनालाइज करके आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें देखो, मतलब हम इसको ऐसे कह लो कि हम नंगे तो हो ही रहे हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी सर अब ये उधर आगे चला रही है। कहाँ तक, हाँ बिल्कुल, इसको अब इसके ऊपर हो सकता है कुछ थोड़ा कोई कानून ऐसा बने, कोई सेंसर बने, हम्म। और इस पे थोड़ी रोक लगे। जैसे डीप फेक के बहुत सारे वीडियो आए, सेलिब्रिटीज के बिल्कुल वीडियो आ गए, बिल्कुल न्यूड बिल्कुल। वीडियोस आ गए। तो वो कहीं ना कहीं, और डीप फेक के वीडियो बहुत जेन्युइन भी लगते हैं वो सर बहुत, उसमें जब डिफरेंस तक निकालना आप बहुत थोड़े, मुश्किल है। हाँ डिफरेंस निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक आप बहुत ध्यान से ना देखो, या थोड़े बहुत एक्सपर्ट ना हो आप, इसके बारे में थोड़ा बहुत नहीं जानते, तब तक आप हम्म। पता नहीं कर सकते। एक आम आदमी जो है, अब रिक्शा चलाने वाला है, या अब रेडी पट्टी लगाने वाला है, उस बेचारे को नई नॉलेज है, वो तो देख रहा है, वो तो देख रहा है कि जी शाहरुख खान की ये फोटो आ गई है हाँ। और इस तरीके की वो हरकतें कर रहा है, तो वो एक परसेप्शन बना लेगा कि शाहरुख खान इस तरीके का बंदा है। तो वो उसकी फ़िल्म देखने जाएगा, नहीं जाएगा, वो उसी हिसाब से जाएगा फिर। वही सर, आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर एक इंसान की हाइप बनाना और गिराना दोनों बहुत आसान है। बहुत आसान है, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी टेक्नोलॉजी से सर, मतलब एक डिटेक्टिव कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है कि भाई मैं किस दायरे में रहूं उसमें, कि तो बस। जनरली एज़ अ डिटेक्टिव जब हम काम करते हैं अपने केसेज़ के ऊपर, सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि हम एआई से कोई ऐसी चीज़ ना पूछें, जो कल को हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, और हम कोई ऐसी चीज़ एआई पे ना करें, जिससे कि कल को हमारी प्राइवेसी जा रही हो, या हमारे क्लाइंट की प्राइवेसी जा रही हो, या जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसकी प्राइवेसी जा रही हो, तो हम वो चीज़ें नहीं करते हैं। हमें अभी से आभास है कि कल को कुछ भी हो सकता है। ये हमारा डेटा स्टोर कर सकता है, हमारे डेटा को मिसयूज़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते जिससे कि हमें प्रॉब्लम हो। हम उतना ही एआई से काम लेते हैं जो कल को हमें प्रॉब्लम नहीं है, जो जनरल हम गूगल से भी पूछते हैं, कई बारी रिसर्च करते हैं, तो हम उतना कोई काम करते हैं जितना हमें ज़रूरत है। हम उससे ज़्यादा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी चीज़ पूछ लेंगे उससे। तो मुझे लगता है कि एआई को यूज़ करना भी एक अपने आप में आर्ट है। उससे इन्फॉर्मेशन निकलना निकालना भी आर्ट है, और उसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, वो भी आपको पहले सोच समझ के चलना पड़ेगा, सो दैट आपका जो डेटा है वो ब्रीच ना हो, या आपकी जो थोड़ी बहुत प्राइवेसी बची है वो भी
खराब ना हो। ये तो है सर, आजकल हमारी लाइफ सिर्फ एक 6 इंच के फोन में रुक के रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। उसको देखते रहोगे पूरे दिन, और बस बस सोशल वर्क में घुसे रहोगे, सोशल वर्क भी नहीं, सोशल मीडिया में घुसे रहोगे कि क्या चल रहा है दुनिया में। आजकल न्यूज़ ही नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स की न्यूज़ मानी जा रही है। बिल्कुल हाँ, और जैसे आपने बताया टेक्नोलॉजी बहुत संभाल के यूज़ करनी चाहिए, और मेरा मानना भी यही सर कि जितना आदमी फील्ड वर्क में रहता है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो दे पाता है। अब अगर मैं रिसेंटली के केस की बात करूँ सर आपसे, जैसे अभी सोनम वाला केस हुआ, जी जी। उसमें आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें हुई होंगी जो ये स्टेप पे आगे ख़त्म हुआ? बहुत एक मतलब मेंटालिटी पे भी आता है कि कैसी मेंटालिटी रही होगी। तो ये तो एक मतलब क्रिमिनल माइंड की सोच है। जितना हमने न्यूज़ में देखा, जितना हमने इस मतलब इंसिडेंट को फॉलो किया है मैंने अभी तक, तो इसमें यही है कि सब 2 चीज़ें हैं, इसमें 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि सोनम और उसके जो साथी हैं, वो क्रिमिनल माइंड के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पहले सोनम ने अ, गायब होने का प्लान बनाया। हम्म। जब वो प्लान काम नहीं किया या उनको लगा कि ये प्लान काम नहीं करेगा, फिर उन्होंने सोचा कि एक लड़की की लाश लेके आते हैं, उसको मारते हैं और उसको जला देते हैं और फिर हम खुद गायब हो जाते हैं। इस तरीके का प्लान बनाया, वो भी कामयाब नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है जो राजा रघुवंशी है उसको गायब कर देते हैं। वो प्लान नहीं कामयाब हुआ। मतलब मारने का प्लान तो पहले नहीं था उनका, ये धीरे करके डेवलप हुआ। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये तो क्रिमिनल माइंड चल ही रहा था उनका, ठीक है? चाहती तो सोनम घर से भाग के शादी कर सकती थी, हाँ। ठीक है? सारी चीज़ें कर सकती थी। अब वो ये कहती है पुलिस को कि भई मेरे पिताजी जो है हार्ट अटैक उनको एक बार आ चुका था, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनको दोबारा हार्ट अटैक आए मेरी वज़ह से। करने वाले तो काम कर। मैं ये सोचता हूँ कि भई अब क्या हो गया? अब उनकी बहुत इज़्ज़त हो रही है कोई समाज में, अब तो और ज़्यादा और बेइज़्ज़ती हो गई, ज्यादा बुरी हालत ठीक है? कर दी होगी। अगर आपको राज कुशवाहा से ही शादी करनी थी या उससे ही आपको प्यार था, तो प्यार किसी की जान लेने के लिए कैसे आपको कह सकता है? आपको कैसे मजबूर कर सकता है कि किसी की आप जान लो? ये पर आपका प्यार तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्यार तो मुझे लगता है कि बहुत पवित्र चीज़ है और प्यार तो सिखाता है कि आप त्याग करो। ठीक है? प्यार आपको किसी की जान लेने के लिए मजबूर नहीं करता। ये तो आपकी हवस है, ये आपका पागलपन है, जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो। ये इस तरीके का पागलपन है कि आपको एक बंदे से लगाव हो गया है, तो उसको पाना ही है, किसी भी शर्त पे पाना है और चाहे तो इसके लिए दूसरे पक्ष को आप मार ही क्यों ना दो। तो एक तो ये पक्ष है जो क्रिमिनल माइंड का पक्ष है। दूसरा पक्ष इनकी फैमिली का है। तो मुझे लगता है कि फैमिली को ख़ास करके माँ को तो पता ही था, ये बातें रिवील हुई है कि मदर को इनके अफ़ेयर के बारे में पता था। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है जो हमें लगता है कि इनकी फैमिली को भी पता था कि इनका ये रिलेशनशिप चल रहा है। उसके बावजूद इनको इमोशनल ब्लैकमेल करके, जो मैं हमेशा कहता हूँ, इमोशनल ब्लैकमेल करके लड़की की शादी फ़िक्स की उन्होंने और इसलिए ये कांड हुआ। तो मुझे लगता है कि मेघालय पुलिस को जो फैमिली के साथ भी पूछताछ करनी चाहिए और कहीं न कहीं इनको भी बुक करना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं उस मर्डर के दोषी हैं, जिम्मेदार है। ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने मतलब एक ऐसा रिश्ता करवाया या ऐसा रिश्ता आगे बढ़ाया जो कि नहीं करना चाहिए था। अगर लड़की किसी के प्यार में है, किसी और के साथ उसकी दोस्ती है, तो मुझे लगता है किसी भी माँ-बाप को जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए शादी की। पहले लड़की का मन साफ करें और उसका मन टटोलें कि वो क्या चाहती है। कहीं उसके मन में इस तरीके की कोई गलत चीज़ें तो नहीं आ रही, कुछ गलत भावनाएँ तो नहीं पनप रही या कुछ गलत करने का जज़्बा तो उसके अंदर नहीं आ रहा। तो ये देखने की ज़रूरत है सो दैट किसी और की फैमिली आप खराब ना करो। सर अब अगर मैं आपके कुछ केसेस के बारे में बात करता हूँ, तो ऐसा कोई आपने आज तक केस याद है कि वो एकदम ही यू टर्न चला गया हो? मतलब आपने 90% केस रिजॉल्व कर दिया और एकदम यू टर्न हो गया, आपको खुद विश्वास नहीं हुआ कि ये यहाँ पे मुड़ गया और ये बंदा है इस चीज में इन्वॉल्व? कई बारी ऐसे होता है जब हम कोई केस कर रहे होते हैं, अ, हम लेट्स सपोज़ हमने केस स्टार्ट किया, अ, मैं थाईलैंड में था एक बार, तो हम किसी को फ़ॉलो कर रहे थे
और हम देख रहे थे, उनकी वाइफ ने हमें केस दिया था ये देखने के लिए कि ये बंदा जो है कहाँ जाता है, क्या करता है, लड़कियों के साथ क्या करता है, मसाज कराता है या ये कोई सेक्सुअल मतलब इसका रिलेशनशिप भी कोई एस्टेब्लिश करता है या वन नाइट स्टैंड टाइप का भी कुछ करता है या कॉल गर्ल को बुला रहा है या क्या कर रहा है। तो वो उसका करेक्टर जानना चाह रहे थे बेसिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन के दिमाग में थाईलैंड को लेकर के एक पिक्चर जो है अजीब सी बनी हुई है, स्ट्रेट कि बनी हुई है कि यही होता है बस, यही और होता है कुछ वहाँ नहीं पे, होता। जबकि ऐसा है नहीं है। बहुत सारे कपल्स भी जाते हैं वहाँ पे और सर honeymoon ब्यूटीफुल मनाने कंट्री भी जाते घूमने हैं, के लिए अगर देखा जाए और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत सस्ती कंट्री है। हाँ। अगर आपको फैमिली के साथ जाना है तो आप फैमिली के साथ भी जाओ, वहाँ पे बहुत बढ़िया बीचेस मिलेंगे आपको। वर्ल्ड सफारी है वहाँ पे, बहुत बड़ी वर्ल्ड सफारी है। जब बैंकॉक से आप पतिया की तरफ जाते हो तो बीच में आता है, और वहाँ पे आपको पूरा दिन देना पड़ता है, तब जा कर के आप घूम सकते हो वहाँ पे। और वाटर स्पोर्ट्स वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, और अच्छा सुंदर कंट्री है, और क्राइम रेट बहुत कम है वहाँ पे, ना के बराबर है। और इंडियंस की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं वो, वहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस ही मिल जाते हैं आपको, जो हमारे यहाँ ही से माइग्रेट होके गए हैं, वहाँ वहाँ पे रहने लग गए, अपना बिजनेस बना लिया, अपना घर बना लिया, वहाँ पे रह रहे हैं वो अपना सालों से। तो इस तरीके के बहुत, और खाना जनरली, मैं जैसे फूडी हूँ थोड़ा सा, अभी मैं अमेरिका गया तो मेरे को खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा वहाँ पे। तो लेकिन आप थाईलैंड में आपको एक से एक बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, सस्ते रेट पे मिल जाएगा, अच्छा खाना मिल जाएगा, चाहे ब्रेकफास्ट है, चाहे लंच है, चाहे डिनर है। तो बहुत अच्छा कंट्री माना जाता है, मुझे मुझे ऐसा लगता है, सस्ता भी है और अच्छा भी है। बट लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है कि नहीं जी यहाँ पे यही चीज होती है। तो हम मतलब मैं उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो एक बंदे को जिसको हम देख रहे थे वो 4-5 दिन के लिए गया था, तो हमने भी वैसा ही प्रोग्राम बनाया और हम उसको वॉच कर रहे थे। तो पहले 3 दिन उसने कुछ नहीं किया, हाँ। अपना सीधा अपना जाता था, फुट मसाज लेता था, घूमता था इधर उधर, सभी जगह वो उसने वाटर स्पोर्ट्स भी किया, सब कुछ किया उसने। लेकिन उसने कुछ ऐसी चीज नहीं की जो कि लगे कि हाँ भाई ये किसी लड़की के ऐसे संपर्क में है जिससे कि इसके कोई इस तरीके के मतलब वन नाइट स्टैंड करना चाह रहा है या कुछ करना चाह रहा है। तो उसकी इंटेंशन लगी नहीं। लेकिन जिस दिन उसने अगले दिन वापस आना था, उस रात को वो वापस इंडिया आ रहा था या वापस होटल पे वापस? इंडिया इंडिया अगले दिन वापस आना था। हाँ। तो रात को वो खाना पीना खा के अपने होटल गया। हमने सोचा चलो यार अब सो गया, सोने वाला होगा। तो अभी हम वॉच कर रहे थे लॉबी में बैठ के कि भाई ये अपने कमरे में जाके सो जाए और लाइटें वाइटें ऑफ हो जाए। उधर से क्लाइंट के टच में भी थे, क्योंकि क्लाइंट भी हमें थोड़ा बहुत इनपुट देता है, क्योंकि उनकी आपस में बात होती है हस्बैंड वाइफ की। तो हस्बैंड बताता है कि मैं नीचे घूमने जा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताएगा लेकिन मोटा मोटा बता मोटा देगा। बता देगा। तो उसमें कई बार हमें इनपुट मिल जाता है जिससे कि हमें इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है। तो हमने क्लाइंट को बताया कि अभी वो अपने रूम में चले गए हैं और इस तरीके से है, तो आप बता देना। वो कह रहे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी ये थोड़ा घूमने जाएंगे तो आप देख लेना। हमने कहा ठीक है। तो अब क्लाइंट की नज़र में वो घूमने जा रहे हैं, लेकिन जब हमने उनको देखा तो वो चलते 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 चले गए, और एक ऐसी जगह थी यहाँ पे लड़कियां मतलब इस तरीके की होती हैं, तो वो वहां चले गए। तो 1-1.25 घंटा वो वहां पे रहे और वापस आए। हमने वीडियो वीडियो बनाई उनकी जाने की आने की, वो सारी चीजें कर ली। तो अब दिमाग में ये आया कि वो अंदर क्या होता है वो अभी तक पता नहीं था। आइडिया था कि कुछ इस तरीके की चीजें हैं कि वहाँ पे लड़कियां लुड़कियां मिलती है, वहीं पे रूम बने हुए हैं, वहीं पे सारी चीजें होती है। अंदर क्या हुआ है। हाँ, तो एक मतलब वो नहीं था कि भाई एक्चुअल में क्या किया है इन्होंने, मसाज ही कराई है या कुछ और भी किया है या क्या है। तो हमने कहा भाई मसाज करानी होती तो ये होटल में ही करा लेते, या पास में जो मसाज सेंटर बने होते वहां पे करा लेते। तो इतनी दूर आने की और बिल्कुल अलग जगह पे आने की क्या जरूरत थी। फिर हमने कहा चलो अब हम जाते हैं वहां पे। हम गए वहां पे, हमने कस्टमर बन के गए। तो हमें सारा भेद मिल गया वहां का। अंदर अंदर लड़कियां लगी हुई हैं लाइन में, आप पसंद करो उनको, रूम में लेके जाओ, सेक्स करो उनके साथ, पैसे दो और वापस आ जाओ। वहां पे कोई मसाज का नहीं था, कोई कुछ सीधी नहीं पेड था, सर्विस। सीधा पेड सर्विस थी।
और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो इसमें अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो बंदा भी वैसा ही करके गया। हाँ, अब 3-4 दिन से हम ये मान के चल रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन लास्ट वाले दिन लास्ट वाले दिन उसने उसने अपना घर पूरा कर लिया, कहने का हाँ, मतलब है, ठीक है ना? जो उसने करना था कर लिया। तो कई बार केसेज़ में ऐसे यू टर्न आ जाते हैं, जैसे आपने यू टर्न की बात की, क्योंकि हम तब तक ये समझ रहे थे कि नहीं, क्लाइंट को खामखा डाउट है और सब चीज़ें ठीक है। लेकिन जब वाइफ़ होती है, वाइफ़ को कहीं न कहीं इंट्यूशन होती है, जो आप इंट्यूशन की बात कर रहे थे, हाँ, उसको इंट्यूशन होती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा हो सकता है, तभी वो हमें केस भी देती है। जिसको कि हमने फिर साबित भी किया कि हाँ भाई, वो इस तरीके से गया था और ये जगह पे गया था और ये उसकी वीडियो और फ़ोटोज़ है। इसके अलावा कौन-कौन सी कंट्रीज़ में आपने इन्वेस्टिगेट किया है? क्योंकि सर थाईलैंड में तो आपने खुद ही बताया कि मैंने आज तक अपने पैसे से तो कभी नहीं गया, हमेशा इन्वेस्टिगेशन के लिए ही गया हूँ। तो आपने वो रील एक मैंने हमारी आपकी रील देखी है देख सर। ली, वो रील जो है बड़ी वायरल हो गई है वो रील। हुँ। तो उसपे अभी मेरे ख़्याल से 5 मिलियन के 5 आस-पास मिलियन जब मैंने देखी थी तब उसमें हाँ। 3 मिलियन कुछ व्यूज़ थे। हाँ, तो अभी आज की डेट में 4.9 पॉइंट समथिंग हो गए हैं। हाँ, मतलब अभी 2-4 दिन के अंदर 5 मिलियन हो हो जाएँगे उसके जाएँगे। ऊपर, और 10-20 हज़ार लोग रोज़ उस रील को देखते हैं हाँ। और सेव करते हैं उस रील को। तो उसमें मैंने बोला कि मैं 19 बार थाईलैंड गया हूँ, हुँ। मैं अपने पैसे से नहीं गया। हर ठीक है बार ना? इन्वेस्टिगेशन के लिए। हर हर बार, मतलब मेरा कहने का मतलब था कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए गया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब कोई एन्जॉयमेंट करने। अब उसमें जो उनके कमेंट आए लोगों के, कमेंट यही आए वो सर। बड़े मज़ेदार थे। मज़ेदार। तो उन किसी ने कमेंट किया कि भई आपने भी फिर मज़े किए होंगे वहाँ तो, हैं? तो मतलब बहुत अजीब-अजीब कमेंट थे, पढ़ के बड़ी हँसी भी आई, हुँ। अच्छा भी लगा कि चलो लोग पसंद कर रहे हैं चीज़ों को, देख रहे हैं, कम से कम देख इंटरैक्ट रहे कर हैं। रहे हैं एटलीस्ट। हाँ, मतलब लोगों को पता चल रहा है कि ये चीज़ें होती हैं और इस तरीके से काम होते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है तो किसी भी डिटेक्टिव को हायर किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोच के बैठे कि अब क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि लेडीज़ के साथ ये होता है कि उनकी जो अ अ एक लिमिटेशन आ जाती है उनके साथ, कि मान लो हाउसवाइफ़ है तो वो क्या करेंगी? मतलब अगर हस्बैंड का वो खुलासा भी करती है कि वो ऐसा कर रहा है, तो बाद में क्या करेंगी वो, अगर खुलासा हो भी जाता है, या तो हस्बैंड उनको छोड़ देगा या वो तलाक लेंगी, तो उनको हस्बैंड का घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो उनके लिए बड़ी क्रिटिकल पोज़ीशन हो जाती है कि हस्बैंड अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चला रहा है या वन नाइट स्टैंड कर रहा है, वो सह भी नहीं पाएँगी, और सहती हैं तो वो घुटती रहती हैं, और नहीं सहती है तो उनको अलग होना पड़ता है, तो अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं का होता है। तो ये बड़ी अनफॉर्च्यूनेट चीज़ है हमारे समाज की, लीगल सिस्टम की, कि हम इसको अभी ठीक नहीं कर पाए हैं एक्चुअली। सर कंट्रीज़ नहीं बताई आपने, इसके अलावा कौन-कौन सी कंट्री तो इसके अलावा मैं अमेरिका में मैंने काम किया, जर्मनी में किया, कनाडा में किया, अ, और नेपाल में मैंने काफ़ी काम किया, श्रीलंका में काम किया मैंने, स्विट्ज़रलैंड में काम किया, मॉरिशस में काम किया। तो ऐसे करीब-करीब 20 से 22 कंट्री हैं जिनमें अभी तक मैं गया हूँ, और मैं काम के हिसाब से ही गया हूँ कभी। ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड या अलग-अलग सर? अलग-अलग केसेज़ होते हैं, मतलब हम 2 टाइप से केसेज़ करते हैं। एक पर्सनल केसेज़ होते हैं जो अभी हमने हमने डिस्कस डिस्कस किए किया। सारे। एक कॉर्पोरेट केसेज़ होते हैं। कॉर्पोरेट में भी अलग-अलग केसेज़ होते हैं, जहाँ पे हमें ड्यू डिलिजेंस भी करना पड़ता है, यहाँ पे हमें अ, एम्प्लॉयमेंट चेक भी करना पड़ता है, कई बार हमें अंडरकवर ऑपरेशन भी कंडक्ट करने पड़ते हैं। अगर बिज़नेस सही नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, कोई एम्प्लॉइज़ की प्रॉब्लम है या कोई कंपटीटर की प्रॉब्लम है, या आपका डेटा लीक हो रहा है, जैसे आजकल कॉल सेंटर है, तो वहाँ पे डेटा लीक हो जाता है जनरली, तो वो लोग भी हायर करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेज़ होते हैं, यहाँ पे हम अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, और अलग-अलग जगह पे जाके इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी जा कर के काम करते हैं। नहीं सर, ये बहुत मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे ये चीज़ें बात करके। 1-2 चीज़ें और करते फिर इसे कंक्लूड करते हैं सर। जी। अ, मेरा एक सवाल बहुत टाइम से मैं पूछने की सोच रहा था लेकिन हमारा टॉपिक दूसरा चल रहा था। सर कोई ऐसा केस है जो आपको आज तक यही याद हो कि भाई ये नहीं हुआ सॉल्व, अनसॉल्व्ड रह गया और इसका मुझे समझ नहीं आया कंक्लूजन क्या आ सकता है? ऐसे बहुत से केसेज़ हमारे पास आते हैं, आप इसको ऐसे मान के चलो, मैं आपको आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। हमारे इंडिया में RAW है, रॉ, IB है,
तो RAW जो है वो इंडिया से बाहर की जो इंटेलिजेंस है वो गैदर करती है। जो IB है वो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल के काम करती है। CBI है, फिर क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस आती है। तो जो सक्सेस रेशो होता है सभी का इन्वेस्टिगेट करने का, अगर हम CBI और बाकी चीज़ों की बात करें, तो मुझे लगता है 60-70% सक्सेस रेशो होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। डिटेक्टिव्स का जो सक्सेस रेशो होता है वो जनरली 70-80% थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है बल्कि, क्योंकि हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस हमारे पास नहीं आते हमारे पास, क्योंकि इन एजेंसीज के पास कॉम्प्लेक्स केसेस बहुत होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इनके पास राइट्स भी बहुत होते हैं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत होता है, इनके पास रिसोर्सेज भी बहुत होते हैं, सोर्सेज भी बहुत होते हैं, तो इनको ये काफ़ी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लेकिन डिटेक्टिव का जो काम है वो बिल्कुल इनसे अलग है, तो इनका जो सक्सेस रेशो है वो 50-60% होगा, तो हमारा सक्सेस रेशो जो हम मानते हैं वो 70-80% के आसपास होता है। तो अगर हमारे पास 10 केस आएंगे, 7-8 केस हम इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे सक्सेसफुली, 2 या 3 केस हो सकता है हम ना कर पाए। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों के जवाब नहीं मिलते। केस सॉल्व क्यों नहीं हुआ, उसके 2-3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है क्योंकि हम क्लाइंट के लिए, एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। कई बार क्लाइंट ने काम दे दिया हमें और उसके बाद उसने हमसे पूछा भी नहीं। हमने 50% 75% एडवांस लिया, हमने काफ़ी 80-70% काम कर लिया। अब हम क्लाइंट को फ़ोन मिला रहे हैं, हमारी टीम उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। वो हमारे पास वापस आ ही नहीं रहे हैं। पैसा दे दिया उन्होंने, हमने काम भी कर लिया, लेकिन अभी कंक्लूज़न पे नहीं पहुँचे, क्योंकि हमें मतलब बात करनी है उनसे, पूछना है कि भई कुछ चीज़ें इनपुट चाहिए, लेकिन वो कई बार सहयोग नहीं कर पाते हैं। या तो उनका काम हो चुका होता है या उनको अब ज़रूरत नहीं होती इन्वेस्टिगेशन की। तो उस वजह से वो केस डंप हो जाते हैं। वो केस हम फिर बंद कर देते हैं, उसको पेंडिंग में डाल देते हैं। कई बार क्या होता है कि चार्जेज़ को लेके हो जाता है कि भई 50% हमने लिया, क्लाइंट ने बोला कि ठीक है जी, हम आपको ऐसा करते हैं, अभी 25% दे देते हैं, अब थोड़ा काम कर लो, 25% हम तब दे देंगे और फिर ऐसे-ऐसे करके आपको 4 उसमें इंस्टॉलमेंट में पैसा दे देंगे। अब हमने 25% लेके लेट्स सपोज़ काम शुरू कर दिया। अब हमें काम को आगे बढ़ाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, हम क्लाइंट को कह रहे हैं कि वो 25% वापस दे दो पैसा आप और दे दो, वो दे नहीं रहा हमें, ठीक है ना? तो जब वो देगा नहीं पैसा तो हमें काम बंद करना पड़ेगा मजबूरी में। तो ये कई इस तरीके के सिनेरियो होते हैं जहाँ पे हमें काम बंद करना पड़ता है। एक अभी मेरे पास आर्मी ऑफिसर का केस आया, वो एक करप्शन के मामले में CBI ने उसको चार्जशीट किया है और वो काम हम कर रहे थे। उसपे कुछ काम ऐसा था कि हमें कुछ पता लगाना था कि भई इसने ऐसा कुछ किया या नहीं किया, ठीक है? तो अब हम क्लाइंट ने बोला, हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट बताया कि अब हम इतना आपसे चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा जी ऐसा करते हैं कि आप इतना पैसा ले लो, अभी काम शुरू करो, 1 हफ्ते बाद जब थोड़ा-सा काम आप कर लोगे, फिर 1 हफ्ते बाद हम आपको और पैसा दे देंगे, ठीक है? क्योंकि काम ऐसा था, इंटरेस्टिंग था, हमें लगा कि चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने उसको टेक अप किया और हमने काम शुरू किया। अब 1 हफ्ता बीत गया, हमने वो काम जो करना था कर लिया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हम क्लाइंट को फ़ोन कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहा हमसे। अब क्लाइंट की जगह पे जो क्लाइंट का कोई और रिप्रेजेंटेटिव आ गया, उसने बातचीत करनी शुरू कर दी। अब वो कहता नहीं जी आप ना इस तरीके से काम मत करो, आप इस तरीके से काम करो। एंगल चेंज करवा रहा था। एंगल चेंज करा। मैंने कहा भई ये आपका बताना नहीं बनता है। हम डिटेक्टिव हैं, हम तय करेंगे कि हमें इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है। हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। हमें अपना काम करने दो, आपको क्यों ज़रूरत है ये बताने की हम कैसे काम करेंगे, ठीक है? लेकिन वो कहते नहीं जी ऐसे नहीं चलेगा, आप ऐसे ही काम करो, हमें ऐसे ही चाहिए। मैंने कहा नहीं भई ऐसे नहीं चलेगा काम, हम अपने तरीके से काम करेंगे। इसको इसको छोटा एग्ज़ाम्पल देके ऐसे समझाता हूँ कि आपने ओला या उबर ली, ठीक है? अब आप कहते हो जी नहीं जी इस रूट से चलो, वो कहता है जी मैं तो जो मेरे को रूट पता है, जो इसके अंदर दिया मैं उस रूट से चलूँगा, मैं दूसरे रूट से नहीं जाऊँगा। तो वो उसी रूट से जाएगा क्योंकि
कॉल सेंटर में बैठे हुए उसके लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं कि ये किस रूट से जा रहा है। जब वो गलत दूसरा रूट लेगा आपके पसंद का, तो उनको पता चल जाएगा कि इसने दूसरा रूट लिया, तो उसके लिए उनके लिए गड़बड़ हो जाएगी। कल को कुछ भी हो 19-21 हो गया, उनके साथ कोई हादसा हो गया या कुछ हो गया, तो वो ज़िम्मेदार होगा, ना कि आप ज़िम्मेदार होंगे। तो ये मैं एक वैसे आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेटर जो है या एक डॉक्टर है, वो अपने हिसाब से ऑपरेशन करता है, बिल्कुल। ठीक है? वो क्लाइंट के कहने पे ऑपरेशन नहीं करता कि क्लाइंट कहे जी इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करो। तो इन्वेस्टिगेशन उनको हमें नहीं सिखानी है कि भई वो कैसे हमें बताएँगे कि अब इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो। क्योंकि हमारा एक एक्सपीरियंस है, वो इसीलिए हमारे पास विश्वास करके आए हैं कि हम उनका काम करेंगे। हम काम कर रहे हैं बट वो जिद पे अड़ गए कि नहीं जी इस तरीके से काम करो। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस तरीके से हम काम करेंगे ही नहीं। उन्होंने फिर जो बैलेंस पेमेंट थी उन्होंने की नहीं, हमने काम बंद कर दिया। तो कई बारी इस तरीके से काम जो है रुक जाते, कई बारी बहुत इंटरेस्टिंग केस आते हैं हमारे पास, जहाँ पे हमें लगता है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट कई बार क्लाइंट जो है कोऑपरेट नहीं करता या क्लाइंट का जो विश्वास है वो डगमगा जाता है या क्लाइंट को लगता है कि यार और पैसा देना पड़ेगा, चलो छोड़ते हैं, रहने देते हैं, उसका मन बदल जाता है कई बारी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, जो 2 या 3 केसेज़ मैंने कहा 10 में से नहीं इन्वेस्टिगेट हो पाते, वो इसी वजह से नहीं हो पाते। सर होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब एक इंसान का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है उसमें जो आपको केस दे रहा है। इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से नहीं, इन्वेस्टिगेशन में मतलब आप वो बेहतर जानते हो करना, तभी आपको काम भी आए। हमें किस तरीके के क्लाइंट पसंद आते हैं, जो फ़ॉलो-अप लेते हैं हमसे, जो हमारे टच में रहते हैं, टच में रहते हैं। ठीक है? जो इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा-बहुता समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और हमारे प्रोसेस के ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट निकाल के हमने देना है। उनको रिज़ल्ट से मतलब होना चाहिए, प्रोसेस से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस देखना हमारा काम है। आप इनपुट्स दे सकते हो सामने वाले को। हाँ, हाँ, इनपुट देते हैं, जो लोग इनपुट देते हैं हमें अच्छा लगता है, हम उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी करते हैं और कई बार उनके इनपुट इतने काम के होते हैं और हमारे काम भी आते हैं, हमें हुँ। आसान भी हो जाता है हमें हमारे लिए काम करना, तो वो अच्छा लगता है। नहीं सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ़ है किसकी, उसमें सर ये भी होता होगा ना कि एक डिटेक्टिव को अपनी पर्सनल लाइफ़ भी अपने काम से बहुत अलग रखनी पड़ती होगी। काफ़ी सारे केसेज़ होंगे जिसमें आप थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते हो, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है कि यार ये इस पॉइंट पे आके अटका हुआ है, रिज़ॉल्व क्यों नहीं हो रहा? तो उस स्ट्रेस और ट्रॉमा से आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को कैसे अलग करते हो? तो मुझे लगता है कि डिटेक्टिव के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि वो कभी स्ट्रेस में नहीं आता है, वो बड़ा कूल माइंड रहता है और कूल माइंड होके क्लाइंट के साथ केस डिस्कस करता है, कूल माइंड होकर के अपनी टीम के साथ डिस्कस करता है, मैं अपनी बात ही बता रहा हूँ हुँ। और कूल माइंड होके इन्वेस्टिगेशन पे काम करता है अगर फील्ड में काम करना है। तो मुझे लगता है कि हमें पता है कि हमें अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो चीज़ें खराब होंगी, अच्छी नहीं होंगी, तो इसलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ये चीज़ें सीखने में काफ़ी साल लग जाते हैं, समझने में काफ़ी साल लग जाते हैं, जो कि हमने सीखी, हमने की और हम समझते हैं कि हम थोड़ा ज़्यादा कामयाब हो पाते हैं इसी वजह से क्योंकि हम स्ट्रेस नहीं लेते। बहुत अच्छी बात है सर। सर फाइनली मैं आपसे सिर्फ़ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर कोई इंसान एक डिटेक्टिव लाइन में घुसना चाहता है, तो आपके हिसाब से कौन-कौन से पॉइंटर्स या काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए कि एक वो डिटेक्टिव की लाइफ़ परस्यू कर सकता है आगे जाके? तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी एक अच्छा इंसान होने के लिए, हुँ। तो एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या है कि एक अच्छा इंसान मेरे हिसाब से वो होता है जो अपनी लाइफ में ऑनेस्ट होता है, लेबोरियस होता है, हार्ड वर्कर होता है मतलब और जिसके अंदर एक पर्टिकुलर काम को करने का पैशन होता है। चाहे वो कोई एक्टर है, उसको एक्टिंग का पैशन है। अगर वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का पैशन है। अगर वो कोई बिज़नेसमैन है, तो उस पर्टिकुलर बिज़नेस का उसको पैशन है। इसी तरीके से अगर कोई डिटेक्टिव बनना चाहता है, तो उसको डिटेक्शन का, इन्वेस्टिगेशन का, फील्ड इंक्वायरीज़ का पैशन होना चाहिए और वो सिर्फ़ इसलिए इस फील्ड में ना आए कि यहाँ पे बहुत पैसा है या बहुत मान-सम्मान है, वो तब मिलेगा जब आप अच्छा काम करोगे। अच्छा काम करने के लिए आपको तपना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदार रहना पड़ेगा और आपको मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है,
तो आप कोई भी डिटेक्टिव एजेंसी में एज अ इंटर्न ज्वाइन कर सकते हैं और इंटर्नशिप आपकी 3 से 6 महीने की चलेगी और उसके बाद आप फुल टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अच्छा काम करते तो एजेंसी आपको फुल टाइम का एक अच्छी खासी सैलरी ऑफ़र करेगी और एक अच्छी खासी पोजीशन ऑफ़र करेगी और उसके बाद आपका करियर चल निकलेगा। नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर दीज इनसाइट्स सर। जो आपने भी हमें बताया वो काफ़ी हेल्पफुल है। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट से यही कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ पूछ रहा हूँ सामने वाले से तो वो सबके काम आए। बिल्कुल। हमने काफ़ी सारी बातें करी हैं जिससे काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड हुई हैं। अगर हम एस्पेक्ट्स मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी हैं। उसके अलावा एट द एंड आपने बताया कि एक डिटेक्टिव की लाइफ में कैसी चीज़ें अलग अलग चलती हैं, उतार चढ़ाव 10 चीज़ें होती हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस आपका ये पॉडकास्ट अगर देखे तो कुछ सीखे, है ना? जी, जी। रियली हेल्पफुल सर। आपके थॉट प्रोसेस से भी मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग और गिविंग योर टाइम। एंड मैं चाहूँगा हम आगे भी दोबारा मिलें, दोबारा और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट करें इन चीज़ों से रिलेटेड। तो मैं आपकी ऑडियंस से कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी आपने पिछले 1 डेढ़ घंटे से हम बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये पॉडकास्ट आपने यहाँ तक देख लिया है, तो आई एम श्योर कि आपने हमारी पूरी बातें सुनी होंगी और कुछ चीज़ें समझी भी होंगी। अगर नहीं समझी तो इस पॉडकास्ट को दोबारा-तिबारा देख सकते हो, सो दैट आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सके रिश्तों के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, दुनिया के बारे में, डिटेक्टिव कैसे बनना है, डिटेक्टिव कैसे होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट आपको दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करना चाहिए, अपने ग्रुप्स में भी शेयर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, तो अगर आपके पास कोई भी अननोन कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल आती है, तो आप देख के उठाइएगा क्योंकि कहीं पे भी आपके ऊपर साइबर अटैक हो सकता है और आप विक्टिम हो सकते हो साइबर अटैक के, तो इससे बचने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर हमारे ऑडियंस को इतना सब कुछ बताने के लिए। जी। एंड आई एम वेरी ग्रेसफुल कि आपने ये सारी चीज़ें शेयर करी मेरे ऑडियंस के साथ एट द एंड। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो एट द एंड कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं कहता कि मैं आपके ऑडियंस से कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है चल रहा है अभी तो कोई बात नहीं। एंड डेफिनेटली सर, मैं आई प्रॉमिस यू, डेफिनेटली मैं आपके साथ दोबारा एक पॉडकास्ट 100% कोई दिक्कत नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। तब तो थोड़ा हिलाने वाला पॉडकास्ट कर देंगे, सामने वाला हिल ही जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा दूसरा पॉडकास्ट भी आए, तो आप अपने सवाल लिख के भी भेज सकते हो हाँ, कमेंट में। बेशक। अगर आपके अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल होंगे हम्म, और अच्छे खासे सवाल होंगे, तो हम दोबारा पॉडकास्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सवालों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऑडियंस अपने सवाल डालेगी तो हम उसके उसके साथ ही पूरा पॉडकास्ट खत्म कर देंगे। और अगली बार याद रखना, यहाँ पे आए हो ना तो बिना सब्सक्राइब करे जी ना जाना मत। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करोगे आप तभी तुम्हें पता चलेगा कि अगला चीज हम क्या इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। गलत तो कुछ लाएंगे नहीं, तुम्हारे लिए नॉलेजेबल चीजें ही लाएंगे हम। बिल्कुल। उसके अलावा मिलते हैं जल्दी एक और नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।